ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 376 जयंत का अंतिम दांव। 2 दिन गुजर गए। गिरीश ग्लेन अपनी जादू मीनार मेज टावर की खिड़की के सामने खड़े थे, दूर आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। एकांत एलिक ने कहा था कि इन 2 दिनों में हो जाना चाहिए। अभी तक वह क्यों नहीं आया? ये कुछ दिन गिरीश के लिए सबसे मुश्किल थे। वह रोजाना बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खट खट खट। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुल गया। गिरीश ने मुड़कर देखा। केवल एक ही व्यक्ति था जो उनके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करता था। दादाजी, अमृत अमीनत परिवार के लोग आए हैं। वह फिर से वही साइमन नाम का तांत्रिक है। आलिया एलिडर अंदर आकर गिरीश से बोली। आखिरकार वहाँ ही गया। गिरीश बहुत खुश हुए और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने आलिया को याद दिलाना नहीं भूला, आलिया, जाओ और श्री एकांत को बुला लाओ। उद्धरण चिन्ह। जी, आलिया ने जवाब दिया। आधे घंटे बाद मीटिंग हॉल में एकांत एलिक मेज के सिरे पर बैठे थे। गिरीश एक तरफ बैठे थे और आलिया गिरीश के पीछे खड़ी थी। मेज की दूसरी तरफ साइमन बैठा था। श्रीमान, बहुत दिनों बाद मिले, साइमन ने एकांत से विनम्रता से कहा। पहली मुलाकात वाला अहंकार अब उसमें जरा भी नहीं था। हाँ, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? एकांत ने देखा कि साइमन के सामने के दांत छोटे लग रहे थे, जैसे अभी अभी नए उगे हों। मैं गिर गया था। साइमन अजीब तरह से मुस्कुराया। वह ये नहीं बता सकता था कि श्री सरोज सेलोना ने उसे मुक्का मारा था। एकांत ने साइमन के झूठ को पकड़ा नहीं। वह बस मुस्कुरा दिया। श्रीमान, ये वह संसाधन रिसोर्सेज हैं जो हमने इस बार इकट्ठा किए हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ जादुई क्रिस्टल, मैजिक क्रिस्टल्स हैं। इनमें मुख्य रूप से उन विभिन्न रक्तरेखाओं ब्लडलाइंस से संबंधित सामग्री है जिनकी निम्न स्तर के तांत्रिकों को प्रशिक्षण के लिए ज़रूरत होती है, जैसे रक्तरेखाओं को बेहतर बनाने के लिए जादुई पौधे, जादुई जानवरों के रक्त की एक खेप और बड़ी संख्या में असहायक संसाधन। यह एक नया समझौता है। साइमन ने एक अंतरिक्ष वलय इंटरस्पेशियल रिंग और एक नया समझौता पत्र निकाला। वलय एकांत तक पहुंचाया गया। एकांत ने उस पर एक नज़र डाली और उसे गिरीश की ओर फेंक दिया। वही इन चीज़ों के इंचार्ज थे। गिरीश ने कांपते हाथों से वलय उठाया, भावनाओं से भरा हुआ। पहले वे ही थे जो अमृत परिवार को संसाधन देते थे। अब वे वास्तव में खुद उन्हें प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने ऐसी बात पहली बार सुनी थी और इसे देखना तो दूर की बात थी। जहां तक समझौते की बात थी, गिरीश ने इस नए दस्तावेज को देखा और उनकी आंखों में आंसू लगभग आ ही गए। उन्हें सचमुच कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी थी और अमृत परिवार पर हर जगह पाबंदियां थीं। इसके अलावा यह एक रक्तरेखा समझौता ब्लडलाइन कॉन्ट्रैक्ट था जो रक्तरेखा में अंकित होता था और इसका उल्लंघन करना लगभग असंभव था। गिरीश कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किन परिस्थितियों में सरोज इस समझौते के लिए सहमत हुई होगी। मिले जुले विचारों के साथ उन्होंने समझौते पर अपने रक्त की एक बूंद टपका दी। उनके बगल में आलिया ने एक नज़र डाली और फिर प्रशंसा की नज़रों से एकांत को देखा। वह समझ गई कि यह सब एकांत की वजह से ही संभव हुआ है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद साइमन ने उसे वापस ले लिया और खड़ा हो गया। उसने एकांत से कहा, श्रीमान, हमारे पास एक नई खबर है जिसमें शायद आपको दिलचस्पी हो। उद्धरण चिन्ह। ओह! तीनों ने एक साथ सिर उठाया। लगता है जयंत जैरे अपने झंडे के नीचे सभी दिव्य तांत्रिकों सेलेस्टियल्स को इकट्ठा कर रहा है। उसने 3 या 4 स्वतंत्र दिव्य तांत्रिकों वाइल्ड सेलेस्टियल्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे संसाधन भी दिए हैं। कुल मिलाकर लगभग 10 दिव्य तांत्रिक हैं। वे वर्तमान में मृगेंद्र मैटिकॉर परिवार के क्षेत्र में हैं।
ऐसा लगता है कि वे आपसे कैसे निपटना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। साइमन ने बताया। एकांत ने माथे पर शिकन डाली। वास्तव में जयंत से तो उन्हें बहुत पहले ही निपट लेना चाहिए था। हालांकि वह अभी अभी रक्तरेखा मीनार ब्लडलाइन टावर में आया था और उसे बहुत सी चीज़ों को संभालना और समझना था, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह आदमी वास्तव में खुद हमला करने की पहल करना चाहता था? एकांत ने भाग्य का पासा डाइस ऑफ फेट निकाला और जयंत को हराने की संभावना के बारे में पूछा। पासा फिर से चमका और अंत में 18 के अंक पर रुका। बहुत खतरनाक है। एकांत ने ठंडी सांस ली। ऐसा लगा कि संख्यात्मक परिवर्तन ने वास्तव में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। और निखिल निकलर और हेमंत हाइड्रा का क्या? एकांत ने फिर से भाग्य का पासा घुमाया। 20 अंक। एकांत ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मुझे बात समझ आ गई। साइमन अवाक रह गया। एकांत को इतना शांत और संयमित देखकर वह सोचने लगा, ये 11 दिव्य तांत्रिक हैं। अमृत परिवार भी जीत की गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि जब उसे याद आया कि उस दिन एकांत कितने शक्तिशाली थे तो साइमन को थोड़ी राहत मिली। वह मुड़ा और चला गया। इस बार ये सच में अनिश्चित था कि कौन जीतेगा। मेरे स्वामी। साइमन के जाने के बाद गिरीश और आलिया ने चिंतित होकर एकांत को देखा। पिछली बार केवल 3 दिव्य तांत्रिक थे। इस बार जयंत सहित शायद 11 थे। ये संख्या थोड़ी डरावनी थी। गिरीश। एकांत ने अचानक गिरीश को देखा। श्रीमान, मैं यहाँ हूँ, गिरीश ने जवाब दिया। रक्तरेखा मीनार के तांत्रिकों को कहो कि उन पर कड़ी नज़र रखें। अगर दिव्य तांत्रिकों का कोई भी निशान मिलता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही रक्तरेखा मीनार के तांत्रिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दें। अब से हम व्यस्त रहेंगे। क्या? गिरीश को समझ नहीं आया। वह समझ सकता था कि आसपास कड़ी नज़र रखनी होगी, लेकिन तांत्रिकों को इकट्ठा क्यों करना है? एकांत ने उनकी ओर देखा और समझाया, हम मृगेंद्र परिवार के क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी करेंगे। मृगेंद्र मैटकॉर कबीला। एक विशाल मृगेंद्र मूर्ति के सामने जयंत जयरेक ने अपने सामने खड़े 10 दिव्य तांत्रिकों को देखा। उनमें से 6 मृगेंद्र परिवार की अधीनस्थ ताकतों के दिव्य तांत्रिक थे और अन्य 2 स्वतंत्र दिव्य तांत्रिक थे। इनमें 2 प्रकाश चंद्र रेडियंट मून तांत्रिक, 3 निहारिका नेब्यूलर तांत्रिक, 3 तारा स्टार तांत्रिक, 2 सूक्ष्म तारा माइक्रोस्टर तांत्रिक और वह खुद एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक शामिल थे। कुल मिलाकर 11 दिव्य तांत्रिक थे, जो इस बार की पूरी फौज थी। इन तांत्रिकों को काम पर रखने के लिए जयंत ने मृगेंद्र परिवार की आधी दौलत खर्च कर दी थी, इसलिए ये लड़ाई केवल जीतनी ही थी। जयंत सामने खड़ा हुआ और तांत्रिकों को देखा। सभी, हमारा लक्ष्य इस बार बहुत स्पष्ट है। वह है रक्तरेखा मीनार के सभी दिव्य तांत्रिकों को मारना। वे कुल मिलाकर 4 हैं। एकांत, जो एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक है, उनका नेता है। अगले हैं एक प्रेत अनडेड, एक विशाल सर्प और गिरीश। ये तीनों सूक्ष्म तारा स्तर पर हैं। उसकी योजना बहुत सरल थी और वह थी शीश विच्छेदन ऑपरेशन, डिकैपिटेशन ऑपरेशन। जैसे ही वे इन दिव्य तांत्रिकों से निपट लेंगे, रक्तरेखा मीनार उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। जयंत, ऐसा लगता है कि रक्तरेखा मीनार ने स्वर्ण टिड्डी, गोल्डन सकाडा, वाणिज्य मंडल और आकर्षण महल चाम मैंशन से संपर्क किया है। क्या कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? एक तांत्रिक ने पूछा। ये दोनों गुट तटस्थ न्यूट्रल हैं। उनके हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जयंत ने समझाया। यह कोई समस्या नहीं है। श्रीमान, हम कब निकल रहे हैं? ताकि हम जल्दी वापस आ सकें। एक तांत्रिक हंसा। सही कहा प्रभु, जयंत ने इस बार बहुत कुछ किया है। एक और तांत्रिक हंसा। कोई भी घबराया हुआ नहीं था। आखिरकार 11 दिव्य तांत्रिक और 3 प्रकाश चंद्र थे। हालांकि रक्तरेखा मीनार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। चूंकि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो चलो अभी निकल पड़ते हैं। जयंत भी मुस्कुराया। तांत्रिकों ने सिर हिलाया। अगले ही पल जयंत आकाश में उड़ गया और एक गहरे हरे रंग के हवा के खंभे में बदल गया, जो दूर उड़ रहा था। बाकी तांत्रिक भी आकाश में उठे और उसके पीछे हो लिए। 11 रक्तरेखा शक्तियां आसमान में एक चाप बनाती हुई गईं। कोई छिपाव नहीं था। उनका लक्ष्य रक्तरेखा मीनार। कहानी का ये हिस्सा पॉकेट नॉवेल के अंदाज में इंडियन नामों के साथ तैयार है। अब आप अगला चैप्टर भेज सकते हैं। अध्याय 377 दांव और प्रार्थना।
11 दिव्य तांत्रिकों सेलेस्टियल्स का तेज और बहुत स्पष्ट था, खासकर जब उन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं छुपाया। इसलिए जब 11 तेज के खंभे आकाश में बिजली की तरह दौड़े तो उनसे होने वाला हंगामा कमोशन जरा भी छोटा नहीं था। नीलम नगर ब्लू सिटी। पश्चिमी क्षेत्रों के बीच में बसे नीलम नगर में एक ऊंची तांत्रिक मीनार विजर्ड टावर थी। लीला लिलियाना लोबेलिया लबीलिया के सामने खड़ी थी। अनामिका अन्ना तुम्हारी एकांत इली से पहले भी बात हुई है और वह अच्छी रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम रक्तरेखा मीनार ब्लडलाइन टावर की शाखा की प्रभारी होगी। तुम आकर्षण महल चाम मैंशन और एकांत के बीच संपर्क का काम संभालोगी, लोबेलिया ने कहा। जी, लीला ने सिर हिलाया। पिछली घटना के बाद उसे अस्थायी रूप से होम्स नगर से हटा दिया गया था। अनामिका, तुम्हारा अनुमान सही था। एकांत जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी गुरु भी जब उनके करीब होती हूँ तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए अगर तुम सचमुच उसे हमारे खेमे में ला सकी तो तुम्हें चौथे चक्र में उन्नति के लिए जरूरी संसाधनों की कोई समस्या नहीं होगी, लोबेलिया ने आंखें सिकोड़ते हुए लीला से कहा। लीला ने अपने लाल होठों को ढंक लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी गुरु एकांत का इतना ऊंचा मूल्यांकन करेगी। आखिरकार उसकी गुरु पहले से ही एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक थीं। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। ठीक है गुरु माँ, मैं समझ गई। आश्चर्य के एक छोटे से पल के बाद उसने सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। आकर्षण महल के लिए शक्तिशाली पर निर्भर रहना शर्म की बात नहीं है। इसके विपरीत ये हमारी ताकत है। अनामिका, मैंने तुम्हें खुद प्रशिक्षित किया है, इसलिए तुम्हें कुछ चीजें समझनी चाहिए, लोबेलिया ने गंभीरता से कहा। गुरु माँ, मैं समझती हूँ, लीला ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उसकी गुरु का क्या मतलब था। ठीक है, लोबेलिया मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने खिड़की की तरफ मुड़ा और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह बहुत सारे दिव्य तांत्रिकों का तेज महसूस कर सकती थी। दिशा थी रक्तरेखा मीनार। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। लोबेलिया अचानक खड़ी हो गई। तभी एक तांत्रिक ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आया। वह उसके पास आया और कुछ कहा। गुरु माँ, क्या हुआ? तांत्रिक के जाने के बाद लीला ने पूछा। लोबेलिया ने लीला की ओर देखा और आह भरी। शायद तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जयंत इतना हताश हो जाएगा। जल्द ही लोबेलिया ने लीला को बताया कि क्या हुआ था। लीला की आंखें चौड़ी हो गईं। गुरु माँ, मुझे लगता है कि हमें तुरंत जाकर सहायता प्रदान करनी चाहिए, लीला ने सुझाव दिया। बहुत देर हो चुकी है। लोबेलिया ने सिर हिलाया। देर आए दुरुस्त आए, लीला ने दृढ़ता से कहा। लोबेलिया मुड़ी और आश्चर्य से अपनी शिष्या को देखा। वह कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही अपना निवेश लक्ष्य चुन लिया है। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी। जल्द ही प्रकाश की 2 किरणें नीलम नगर से निकल गईं। अमृत परिवार अमृत अमीना फैमिली। मंदिर में कुलपति, क्या हमें जयंत की मदद करनी चाहिए? केनान कीनन ने मंदिर में बैठी सरोज सेलोना से पूछा। बकवास। सरोज ने केनान की ओर देखा और कहा। कुछ दिनों के आराम के बाद उसके बाहरी घाव लगभग ठीक हो गए थे। श्रीमान, क्यों? क्या ये रक्तरेखा मीनार से छुटकारा पाने का एक अच्छा मौका नहीं है? केनान ने भ्रम में पूछा। हे, मुझे नहीं लगता कि वे एकांत को मार पाएंगे। सरोज खड़ी हो गई। उस दिन उन तीनों को नीचे दबाकर पीटा गया था। उनमें जवाबी हमला करने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी, जिसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। मेरा आदेश सुनाओ। हरित क्षेत्र ग्रीन फील्ड की रखवाली करने वाले 2 दिव्य तांत्रिकों के अलावा बाकी सभी दिव्य तांत्रिकों को इकट्ठा करो। हम जाकर रक्तरेखा मीनार को सहायता प्रदान करेंगे। सरोज ने हाथ हिलाया और फैसला किया। जी। केनान ने सिर हिलाया, लेकिन उसने एक अजीब भाव से सरोज को देखा। उसके नेता ने उस दिन क्या अनुभव किया था? कितना बड़ा बदलाव। स्वर्ण टिड्डी वाणिज्य मंडल गोल्डन सकाडा मर्चेंट एसोसिएशन। कुणाल कौनलर ने अपने हाथ में रखा पत्र नीचे रखा और दरवाजे से बाहर निकल गया। श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी दरवाज़ा खुला, जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेज लिए हुए एक तांत्रिक दिखाई दिया। उनकी मदद करने, इतना कहकर कुणाल चला गया और तांत्रिक को हैरान परेशान छोड़ गया। उन्हें किसकी मदद करनी थी? रणभूमि की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर द बैटलफील्ड। दूसरी ओर
11 दिव्य तांत्रिकों की धाराएं रक्तरेखा तेज के खंभों में बदल गईं, जो आसमान में दौड़ रही थीं। इसके कारण कई किलोमीटर के दायरे में तत्व एलिमेंट्स भी बदल गए। आसमान में बादलों का सागर मंथन कर रहा था और दिव्य तांत्रिकों द्वारा उत्सर्जित तेज से हवा कांप रही थी। 100 मील के दायरे में कोई पक्षी करीब नहीं आ सकता था। जंगल में जमीन पर मौजूद जादुई जानवरों ने इस तेज को महसूस किया और उनमें से कुछ पागलपन में भाग गए, जबकि अन्य जल्दी से अपने घरों में घुस गए और कांपने लगे। चूंकि मृगेंद्र परिवार रक्तरेखा मीनार के करीब था, इसलिए लगभग सभी गुजरने वाले बल इन दो परिवारों के थे। इसलिए ऊपर उड़ने वाले कई दिव्य तांत्रिक जमीन पर मौजूद बलों के मुखिया थे। क्या वह मुखिया नहीं है? आखिरकार हुआ क्या है? हर तेज कुलपति के तेज से ज्यादा मजबूत, यहाँ तक कि समान है। ये सब क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इन गुटों के तांत्रिक इस डरावने दृश्य को देखकर आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी यादों में उन्होंने पहली बार इतने सारे दिव्य तांत्रिकों को एक साथ देखा था। अंदर की बात जानने वाले कुछ तांत्रिकों को रक्तरेखा मीनार के लिए अफसोस हुआ। तुमने मृगेंद्र कबीले को क्यों उकसाया? तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। चलो, स्वामियों की वापसी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांत्रिक मुस्कुराए। वे इस कहानी के किसी और अंत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जहां तक आम लोगों की बात थी, उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अपने काम में लगे रहे। उनके लिए ऊंचे और शक्तिशाली दिव्य तांत्रिक उनकी पहुंच से परे थे। ये सोचना बेहतर था कि अपने पेट को कैसे भरें। सावन पर्वतमाला, 7 माउंटेन रेंज। रक्तरेखा मीनार, ब्लडलाइन टावर में। तांत्रिक मीनार के अंदर श्रीमान जयंत और बाकी लोग रक्तरेखा मीनार की सीमा पर पहुंच गए हैं। गिरीश ग्लेंट ने चिंतित भाव से एकांत एली को सूचना दी। हाँ, वे काफी तेज हैं। एकांत ने सिर हिलाया और उनसे कहा, जाओ और निकल और हेमंत हाइड्रा को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। जी मेरे स्वामी। गिरीश ने सिर हिलाया और पूछा, श्रीमान, क्या आपको सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है? हालांकि मेरे रक्तसार ब्लड एसेंस में कमी आ रही है, मैं फिर भी एक दिव्य तांत्रिक को देर तक उलझा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जरूरत नहीं है। एकांत खड़े हुए और गिरीश के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जब हम जीते तो मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़े। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए कि हम रणभूमि के लिए एक उपयुक्त जगह चुनें। उद्धरण चिन्ह। जी श्रीमान। गिरीश ने आह भरी और सिर हिलाया। उन्होंने एक नक्शा निकाला और रक्तरेखा मीनार के एक क्षेत्र की ओर इशारा किया। ये सावन पर्वतमाला, 7 माउंटेन रेंज है। यहाँ 1000 मील के दायरे में कोई मानव बस्ती नहीं है। ये लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, गिरीश ने एकांत से कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने चिंतित होकर पूछा, श्रीमान, मुझे लगता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जरूरत नहीं है। अगर तुम रणभूमि में मर गए तो आलिया दुखी होगी। एकांत मुस्कुराए और फिर से मना कर दिया। ठीक है फिर। गिरीश ने फिर से गहरी आह भरी। आधे घंटे बाद जैसे ही प्रकाश की 3 किरणें रक्तरेखा नगर, ब्लडलाइन सिटी से निकली, कई तांत्रिकों ने सिर ऊपर उठाया। अब तक जयंत की घटना पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए कई तांत्रिक एकांत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हर कोई अच्छी तरह जानता था कि अगर एकांत की मृत्यु हो गई तो उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। शायद जो उम्मीद वह अभी लाए थे, वह फिर से चली जाएगी। श्रीमान, आपको जीतना ही होगा। सबसे ऊंची तांत्रिक मीनार में आलिया गिरीश के बगल में खड़ी थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। चिंता मत करो, मेरे स्वामी ठीक रहेंगे। गिरीश ने धीरे से आलिया के सिर पर हाथ फेरा। जरूर। आलिया ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। गिरीश ने अपनी पोती की आंखों में चमक को देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आलिया भी कितनी बड़ी हो गई थी। अंतिम विश्राम, फाइनल रेस्ट। दूसरी ओर एकांत हेमंत और निखिल को एक निर्जन पर्वतमाला, अनइनहैबिटेड माउंटेन रेंज में ले आए। ये सावन पर्वतमाला थी। जैसे ही वह पहुंचे, एकांत ने तुरंत एक विशाल तेज का विस्फोट किया जो सभी दिशाओं में फैल गया। श्रीमान, आप क्या कर रहे हैं? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ 10 से ज्यादा दिव्य तांत्रिकों के बीच लड़ाई होगी। चलो पहले यहाँ के जीवों को तितर बितर कर दें। एकांत मुस्कुराए। निखिल ने एकांत को देखा और मुस्कुराया। उनके स्वामी वास्तव में बहुत दयालु थे। विस्फोट के बाद आसपास के जीव जल्दी से चले गए। जीवित प्राणियों में खतरे का एक सहज ज्ञान होता है। जल्द ही कई मील के दायरे में लगभग सभी जीव साफ हो गए
और बाहरी किनारों पर मौजूद जीव अभी भी दूर भाग रहे थे। ये देखकर कि समय हो गया है, एकांत ने अपना तेज वापस लिया और अपनी अंतरिक्ष वलय खोली। अगले ही पल अनगिनत वस्तुएं अंदर से बाहर फेंक दी गईं। कुछ 100 मीटर के भीतर जादुई विन्यास स्पेल फॉर्मेशंस थे। वे एकांत के संग्रह का एक छोटा सा हिस्सा थे। पिछले 1000 सालों में एकांत ने ऐसी कई चीजें बनाई थीं, लेकिन उन्हें पहले कभी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। निखिल, विन्यास स्थापित करने में मेरी मदद करो, एकांत ने निखिल से कहा। जी। निखिल ने सिर हिलाया और तेजी से जादुई विन्यास स्थापित किए। इन जादुई विन्यासों की विशेषताओं को महसूस करते हुए वह इन तांत्रिकों के लिए शोक मनाए बिना नहीं रह सका। एक जादूगर को पहले से रणभूमि तैयार करने देना यकीनन सबसे मूर्खतापूर्ण चुनाव था। जल्द ही रणभूमि तैयार हो गई। तैयारी के बाद एकांत ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अंतिम विश्राम के लिए चले गए। निखिल और हेमंत एकांत के बगल में खड़े होकर शांति से इंतजार कर रहे थे। 4 घंटे बाद एकांत ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि के किनारे पर 11 दिव्य तेज की धाराएं बिना किसी छिपाव के उनकी ओर उड़ रही थीं। वे आ गए। द स्टोरी कंटिन्यूज। अब आप चैप्टर 378 भेज सकते हैं। अध्याय 378 रक्तरेखा अवतार। जैसे ही एकांत एलिक ने अपनी बात खत्म की, हेमंत, हाइड्रा और निखिल निकला तुरंत सतर्क हो गए। हेमंत का शरीर हिल उठा और वह तुरंत 100 मीटर लंबा विशाल सांप में बदल गया। उसके चारों सिर दूर की ओर घूर रहे थे और फुफकार रहे थे। निखिल के पीछे प्रेत अनडेड एक चोगे केप की तरह उतर आए। अनगिनत भूरे रंग की गैसों ने उसे घेर लिया और प्रेतों की आवाज फैल गई। एकांत इस बार दुश्मन को शांति से देख रहे थे और बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। आखिरकार भाग्य का पासा, डाइस ऑफ फेट, सिर्फ एक संभावना बताता था, जरूरी नहीं कि वह पूर्ण सत्य हो। एकांत को हर चीज को अभी भी गंभीरता से लेना था। छाया का घेरा, द शैडो एनक्लोजर। दूर जयंत, जयरे और बाकी तांत्रिक भी धीरे धीरे रुक गए। स्पष्ट रूप से सभी ने तीनों आकृतियों को देख लिया था। जयंत, एक तांत्रिक ने जयंत की ओर एक सवालिया नजर डाली, मानो पूछ रहा हो कि क्या हो रहा है। सभी, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। सामने वाला एकांत है, हमारा दुश्मन। जयंत ने दांत पीसे। हालांकि उसने एकांत को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी एकांत की छवि उसके दिमाग में बहुत पहले से अंकित थी। ओह, क्या यह एकांत है? वह तो बहुत साधारण दिखता है। एक प्रकाश चंद्र, रेडियंट मून तेज वाला तांत्रिक अवहेलना से हंसा। 2 सूक्ष्म तारा, माइक्रोस्टार स्तर के दिव्य तांत्रिक। उसे नहीं लगता कि इनका कोई फायदा होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। जैसे जैसे वे उड़े, वे एकांत के करीब आते गए। आखिरकार वे 2 किलोमीटर दूर रुक गए। एकांत, तुम बहुत बहादुर हो। जयंत ने ठंडी नज़र से एकांत को देखा। एकांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जयंत को देखा और अपनी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर को सक्रिय किया। इस क्षेत्र के 200 मील के दायरे में अनगिनत छायाएं कोहरे में बदलने लगीं, धीरे धीरे इस क्षेत्र को ढक लिया। कुछ ही सेकंड में वे एक विशाल अंडे के खोल की छाया में बदल गईं, जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया और बाहरी दुनिया की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। यह क्या है? जयंत के पीछे एक तांत्रिक ने माथे पर शिकन डाली। उसके हाथ से एक ज्वाला निकली और आकाश में उड़ गई। ज्वाला छाया से टकराई, लेकिन वह सीधे समाहित हो गई। ऐसा लगा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक ने और भी ज्यादा माथे पर शिकन डाली। वह आकाश में उड़ा और 10 किलोमीटर से अधिक उड़ने के बाद उसने छाया पर एक मुक्का मारा। धड़ाम, एक धीमी टक्कर की आवाज सुनाई दी, लेकिन छाया अवरोध, शैडो बैरियर अभी भी अक्षुण्ण था। तांत्रिक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तेजी से जयंत के पास वापस उड़ गया। कुलपति, इस अवरोध में कुछ गड़बड़ है, तांत्रिक ने कहा। हाँ, जयंत ने सिर हिलाया। दरअसल सिर्फ इस तांत्रिक को ही नहीं, अन्य तांत्रिकों ने भी जैसे ही छाया दिखाई दी, उसका परीक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी खाली हाथ लौटे थे। ये छाया अवरोध किसी की भी कल्पना से ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी कोई घबराया नहीं, क्योंकि अवरोध केवल सभी को अंदर ही बंद कर रहा था और इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं लग रहा था। जब तक वे एकांत से निपट लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। सभी ने एकांत की ओर देखा। श्री जयंत, चलिए शुरू करते हैं। एक तांत्रिक जयंत पर मुस्कुराया। जयंत ने एकांत को देखा और उसका तेज धीरे धीरे बदलने लगा। एकांत, तुमने गलत व्यक्ति को नाराज किया है। अगले ही पल जयंत तुरंत आगे बढ़ा।
पलक झपकते ही एक 150 मीटर लंबा मृगेंद्र मैटिकॉर आकाश में दिखाई दिया। फिर वह एकांत पर दहाड़ा, जिससे हवा में लहरें पैदा हो गईं। इस क्षण प्रकाश चंद्र का तेज जारी हुआ। बाकी सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सभी ने एक ही समय में अपने रक्तरेखा अवतार ब्लडलाइन एवटार्स को सक्रिय किया। एक पल में 10 रक्त तेज की धाराएं आकाश में उछल गईं। रक्त के कोहरे में 10 विशाल आकृतियां हवा में दिखाई दीं। वहां 200 मीटर लंबे मृगेंद्र शेर, 100 मीटर ऊंचा विशाल हिरण जिसके सिर पर 2 नुकीले सींग थे, एक 200 मीटर लंबा जत चंद्र भेड़िया, 100 मीटर लंबा अग्नि चूहा जिसके पूरे शरीर पर लपटें थीं, जीवन तेज वाला एक विशाल सूखा वृक्ष दानव, 3 शल्की पूंछों वाला एक विशाल कछुआ, काले शल्कों से ढका एक विशाल मगरमच्छ और 2 विशाल पक्षी थे। एक विशाल गरुड़ जैसा था और दूसरा एक सारस जैसा। कुल मिलाकर 11 अवतार हवा में दिखाई दिए। जब वे फैल गए तो उनका दबाव अभूतपूर्व था। ऐसे माहौल में एक 3 चक्र तांत्रिक शायद हिल भी ना पाए। एकांत, तुम इससे कैसे निपटोगे? एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। जयंत ने अपनी बड़ी आंखों से एकांत को घूरा, उसकी बिच्छू पूंछ उसके पीछे झूल रही थी। अन्य 10 दिव्य तांत्रिक अवतारों ने भी एकांत को देखा। वह 1 मीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसके सामने 100 मीटर से ज्यादा ऊंची विशाल आकृतियां थीं। यहां तक कि छाया भी कोई रोशनी नहीं डाल सकती थी। इस समय एकांत एक नश्वर की तरह थे जिसका देवताओं द्वारा न्याय किया जाने वाला था। इस समय यहां तक कि निखिल भी घबराए बिना नहीं रह सका। उसने गहरी सांस ली और बगल में देखा। उसके स्वामी अभी भी शांत थे और हेमंत भी बिना किसी डर के दुश्मनों को घूर रहा था। कायमेरा वास्तव में अलग होते हैं। निखिल के होंठ कांपे, लेकिन वह धीरे धीरे दृढ़ हो गया। उसे उन जादुई विन्यासों की याद आई जो उन्होंने स्थापित किए थे। बाहरी दुनिया में समर्थन, सपोर्ट इन द आउटर वर्ल्ड। इस समय बाहरी दुनिया में विशाल छाया ने सैकड़ों मील के दायरे को ढक रखा था, मानो उसे किसी देवता ने श्राप दिया हो। एक बैंगनी प्रकाश की किरण दूर से उनकी ओर उड़ रही थी। जब वे करीब पहुंचे तो प्रकाश विलुप्त हो गया, जिससे 2 लोग दिखाई दिए। लोबेलिया ने छाया अवरोध को देखा और माथे पर शिकन डाली। क्या हम अभी भी देर से आए? ये सीलबंद क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए। उसने अपने हाथ से ढाल को छुआ और कुछ सेकंड बाद छोड़ दिया। मैं इसे खोल नहीं सकती। लोबेलिया ने माथे पर शिकन डाली। गुरु माँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ढाल श्री एकांत का काम लगती है, लीला ने कहा। क्या? लोबेलिया ने पलक झपकाए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इसे एकांत ने स्थापित किया था? क्या वह इतना आत्मविश्वासी था? लोबेलिया ने माथे पर शिकन डाली। तभी उसकी आंख के कोने से एक और सुनहरी रोशनी उड़ती हुई आई। कोई आ रहा है। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। दूर की सुनहरी रोशनी जैसे ही करीब आई, धीरे धीरे विलुप्त हो गई, जिससे कुणाल कौनल की आकृति दिखाई दी। कुणाल, लोबेलिया का मुंह खुला रह गया जब उसने उन्हें देखा। स्वर्ण टिड्डी व्यापार संघ, जो उनसे भी ज्यादा तटस्थ शक्ति थी, क्यों आएगी? उसे अचानक उस दिन का दृश्य याद आया। कुणाल ने जिन जी का जिक्र किया था। एकांत का पश्चिमी तट के इस बड़े नाम से क्या संबंध था? लोबेलिया। दूसरी तरफ कुणाल भी हैरान थे, जैसे उन्हें उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। लगता है तुम लोग एकांत को बहुत महत्व देते हो, कुणाल ने आंखें सिकोड़कर कहा। उन्होंने छाया को देखा और एक नज़र डालने ही वाले थे। लोबेलिया ने उन्हें नहीं रोका। कुछ सेकंड बाद वह वापस आ गए। यह एक जादुई विन्यास लगता है जिसे एकांत ने खुद स्थापित किया है। मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं सकती, लोबेलिया ने समझाया। क्या ऐसा है? कुणाल ने माथे पर शिकन डाली और शांत हो गए। कोई और आ रहा है। अचानक लीला ने पास ही किसी चीज की ओर इशारा किया। सफेद पंखों वाले 5 दिव्य तांत्रिक उनके पीछे फैले हुए उड़ते हुए आ रहे थे। अमृत परिवार। कुणाल और लोबेलिया ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने ये भी देखा कि इस परिवार के 2 प्रकाश चंद्र तांत्रिक भी आए थे। सभी, मैं भी श्री एकांत का समर्थन करने आया हूँ, सरोज सेलोना ने आश्चर्य से चिल्लाया। दोनों और भी ज्यादा हैरान थे। जल्द ही 7 दिव्य तांत्रिक विशाल छाया अवरोध के सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। कितना रहस्यमय व्यक्ति है, लोबेलिया ने गहरी सांस ली। यहाँ तक कि अमृत परिवार भी आ गया था। यह अविश्वसनीय था। जैसा कि प्रभु जिनजी ने पसंद किया है, वैसा ही है। कुणाल ने आह भरी। शुक्र है कि हम आए।
सरोज ने दोनों को देखा और राहत की सांस ली। यहाँ तक कि ये दो तटस्थ गुट भी एकांत का समर्थन करने के लिए प्रकाश चंद्र तांत्रिकों को भेजने को तैयार थे, जैसा कि श्री एकांत से उम्मीद थी। जहाँ तक लीला की बात थी, उसने अपने होंठ भींचे। उसे लगा कि एकांत को जीतने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। क्या वह सचमुच उन्हें जीत पाएगी? कहानी का ये हिस्सा तैयार है। अब आप अगला चैप्टर भेज सकते हैं। अध्याय 379 जादुई विन्यास का बल। छाया अवरोध शैडो बैरियर के भीतर जयंत, जयरे और बाकी सब क्रूर मुस्कान के साथ एकांत एली को देख रहे थे, मानो जीत पहले ही उनकी मुट्ठी में हो। एकांत, अब आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें एक अक्षत शव दे सकता हूँ। जयंत की आवाज़ एकांत के कानों में पहुंची। बाकी दिव्य तांत्रिक सेलेस्टियल्स भी जोर से हंसे, उनकी आवाज़ें 100 मील तक सुनी जा सकती थीं। कितना शोर! एकांत ने अपने कान मले। अगले ही पल उनकी रक्तरेखा शक्ति ब्लडलाइन पावर अचानक भड़क उठी। उन्हें केंद्र बनाकर अनगिनत छायाएं एक भंवर की तरह ऊपर उठी, छायाओं के सागर में बदल गईं। पूरी जगह थोड़ी कांप उठी। दिव्य तांत्रिकों की आंखें तेज हो गईं। लगता है तुमने लड़ने का फैसला कर लिया है। जयंत ने इस दृश्य को ठंडे अंदाज में देखा और कोई हरकत नहीं की। अगले ही पल सभी ने बस यही देखा कि एक विशाल ड्रैगन का पंजा छाया से बाहर निकला। गहरे काले शल्कों से एक रहस्यमय तेज निकल रहा था और विशाल ड्रैगन का पंजा एक ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। जैसे ही वह झूल उठा, हर कोई पहले से ही खतरे के तेज को महसूस कर सकता था। जयंत, कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह विशाल रजत चंद्र भेड़िया सिल्वर मून वुल्फ जयंत पर गुर्राया। उसकी आंखें धीरे धीरे सतर्क हो गईं। यहाँ तक कि उसके याद दिलाए बिना भी बाकी तांत्रिकों को पहले ही एहसास हो चुका था कि कुछ गलत है। वह ड्रैगन का पंजा थोड़ा बड़ा लग रहा था, जिसका आकार दर्जनों मीटर था। जब छाया ड्रैगन का विशाल शरीर पूरी तरह से बाहर निकला तो सभी की निगाहें गंभीर हो गईं। 500 मीटर। सभी ने उस विशाल ड्रैगन जैसी रचना को निस्तेज नजरों से देखा। यह आकार बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये कैसे संभव है? विशाल हिरण बेचैनी से जमीन पर कूद पड़ा और बड़बड़ाया। जयंत, क्या तुम्हें यकीन है कि एकांत एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक है? एक और 3 पूंछों वाला विशाल कछुआ जयंत से पूछा। अब सभी को एहसास हुआ कि वे एकांत के बारे में गलत हो सकते हैं। उन्होंने हमेशा सोचा था कि एकांत केवल एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह और भी शक्तिशाली हो सकता है। मुख्य कारण ये था कि कोई भी प्रज्वलित सूर्य रेडियंट सन के स्तर पर नहीं हो सकता था। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था। सभी, चिंता मत करो। अगर वह प्रज्वलित सूर्य भी है तो क्या हुआ? हमारे पास यहाँ 11 लोग हैं। जयंत के चेहरे की मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उन्होंने पहले कभी 500 मीटर लंबा रक्तरेखा अवतार नहीं देखा था। वास्तव में हम 11 हैं। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तांत्रिकों ने एक के बाद एक चिल्लाया, उनके भाव खराब होते जा रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक आसान लड़ाई अचानक जीवन और मृत्यु की स्थिति में बदल जाएगी। हालांकि उनके पास अभी भी जीतने का मौका था। उनके पास कुल 11 दिव्य तांत्रिक थे। घबराओ मत सभी। हो सकता है एकांत के पास एक विशेष ड्रैगन रक्तरेखा हो, या हो सकता है कि वह पूर्ण चंद्र फुल मून हो। इस समय जयंत सभी को सांत्वना दे रहा था। हम कर सकते हैं। तांत्रिकों ने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और फिर से एकांत को देखा। तुम बहुत बहादुर हो। एकांत ने अपने ड्रैगन के पंखों को फैलाया और अपने शरीर को खींचा। उनकी आंखों में एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। शक्ति का चरम, द पीक ऑफ पावर। अगले ही पल एकांत की मानसिक शक्ति फिर से फैल गई और तुरंत उस क्षेत्र के हर कोने में पहुंच गई। कई तांत्रिकों ने नीचे देखा और पाया कि हवा में अनगिनत रुन्स तैर रहे थे, टैडरपोल की तरह, और ये रुन्स एकांत की ओर इकट्ठे हो रहे थे। यह क्या है? जयंत की आंखें निस्तेज थीं। एकांत के चारों ओर अनगिनत रुन्स इकट्ठे हो गए, जो प्रकाश के छल्लों में बदल गए और उसे चारों ओर से लपेट लिया। प्रकाश का हर छल्ला एकांत के तेज को फिर से बढ़ा देता था। आवर्धन, मैग्निफाई, गति संवर्धन, जादुई विन्यास, स्पीड एनहांसमेंट, स्पेल फॉर्मेशन, त्वचा कठोरण, जादुई विन्यास, स्किन हार्डनिंग, स्पेल फॉर्मेशन, कवच भेदन, जादुई विन्यास, आर्मर पेनिट्रेशन, स्पेल फॉर्मेशन, तीक्ष्णता, जादुई विन्यास, शार्पनेस, स्पेल फॉर्मेशन, अग्नि तत्व प्रतिरोध, जादुई विन्यास, फायर एलम।
एंट रेजिस्टेंस स्पेल फॉर्मेशन, जल तत्व प्रतिरोध जादुई विन्यास, वाटर एलिमेंट रेजिस्टेंस स्पेल फॉर्मेशन, छाया संवर्धन जादुई विन्यास, शैडो एनहांसमेंट स्पेल फॉर्मेशन। एकांत ने जादुई विन्यासों के सहायक प्रभाव को महसूस किया और उनके शरीर में रक्तरेखा अपने चरम पर पहुंच गई थी। यह एक तांत्रिक के रूप में उनकी रक्तरेखा की चरम स्थिति थी। जरा दूर निखिल कई जादुई विन्यासों से घिरा हुआ था और उसका तेज तारों के स्तर तक पहुंच गया था। दूर और भी जादुई विन्यास हेमंत को घेरे हुए थे। वे उसके विशाल सांप के शरीर के चारों ओर कुंडलित थे, एक अद्वितीय रंग के साथ टिमटिमा रहे थे। जहां तक एकांत की बात थी, वह और भी ज्यादा भयानक थे। विशाल जादुई विन्यास जाइगैंटिक स्पेल फॉर्मेशन ने उनके शरीर को और भी बड़ा बना दिया, जो 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। त्वरण जादुई विन्यास एक्सेलरेशन स्पेल फॉर्मेशन ने उन्हें हल्का महसूस कराया। तत्व प्रतिरोध जादुई विन्यास एलिमेंटल रेजिस्टेंस स्पेल फॉर्मेशन उनके शरीर को ढकने वाली एक रंगीन जाली की तरह थी, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही थी। छाया संवर्धन जादुई विन्यास शैडो एनहांसमेंट स्पेल फॉर्मेशन ने उन्हें छायाओं को अधिक आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति दी। नहीं, मुझे अभी भी एक चीज की कमी है। अगले ही पल एक भ्रामक समय क्षेत्र टाइम डोमेन फैल गया। समय जादू पर एकांत की पकड़ अभी भी कमजोर थी, इसलिए वह इसका उपयोग खुद को बढ़ावा देने के लिए ही कर सकते थे ताकि उनकी गति 3 गुना तेज हो जाए। हालांकि ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। ये पहली बार था जब एकांत ने एक जादूगर और एक तांत्रिक की शक्तियों को जोड़ा था और यह बहुत सफल रहा था। इस अवस्था में एकांत ने मुड़कर जयंत और अन्य तांत्रिकों को देखा और पाया कि वे कांप रहे थे। कुलपति जयंत, क्या आप तैयार हैं? एकांत ने सिर झुकाया और जयंत को देखा। उनकी रक्तरेखा भड़क उठी। घूंट। दिव्य तांत्रिकों के गले एक ही समय में हिल गए। उनकी आंखों में धीरे धीरे डर दिखाई दिया और उनके शरीर थोड़े कांपने लगे। सभी तांत्रिकों ने सहज रूप से एकांत से एक घातक खतरे की भावना को महसूस किया। यहाँ तक कि जयंत भी पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वह अब समस्या को पूरी तरह से समझ चुका था। पहले जब एकांत ने जिलिन को हराया था तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने मृगेंद्र परिवार पर हमला नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि एकांत को लगा कि उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है। ये पूरी तरह से संभव था कि एकांत ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा हो। यह उनकी ताकत में पूर्ण विश्वास से उपजा था। अगर उनके पास पहले कोई मौका था तो अब जब एकांत पूरी तरह से जादुई विन्यासों में लिपटे हुए थे तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचा था। वह एकांत को हराने की कोई संभावना महसूस नहीं कर सका। इसके अलावा वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि एकांत ने खुद को बढ़ाने वाले इतने सारे उच्च स्तरीय जादुई विन्यास कहाँ से प्राप्त किए, सिर्फ खंडहरों की तलाशी लेकर। ये कैसे संभव था? हालांकि वह जानता था कि उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय एकांत पहले ही अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और उनकी ओर उड़ रहे थे। निखिल, हेमंत, एक एक प्रतिद्वंद्वी चुनो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एकांत ने जोर से चिल्लाया और फिर सीधे अपने सामने एक दिव्य तांत्रिक, उस विशाल हिरण दिव्य तांत्रिक की ओर दौड़ पड़े। जब विशाल हिरण ने एकांत को आते देखा तो वह इतना गुस्सा हुआ कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसने एक विशाल दहाड़ लगाई और फिर अपने 2 विशाल सींगों को एकांत पर दाग दिया। धड़ाम। नुकीले सींग एकांत की छाती से टकराए। फिर वे विभिन्न जादुई विन्यासों से टकराए, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ विस्फोट हुआ। हालांकि जब रोशनी विलुप्त हो गई तो एकांत के घने काले शल्कों में कोई बदलाव नहीं आया। ये कैसे संभव है? विशाल हिरण तांत्रिक हक्का बक्का रह गया। यह उसके सबसे मजबूत हमलों में से एक था। जिस चीज ने उसे और भी डरा दिया वह ये थी कि उसका सींग एकांत के हाथ में था। एक चटकने की आवाज के साथ सींग तुरंत अनगिनत रक्तसार में बदल गया और हवा में विलुप्त हो गया। विशाल हिरण तांत्रिक ने एक दर्दनाक विलाप किया, लेकिन एकांत का इरादा उसे छोड़ने का नहीं था। अगले ही पल एकांत का विशाल शरीर विशाल हिरण के सामने आ गया। उसके ड्रैगन के पंजों पर अनगिनत छायाएं 100 मीटर तक फैल गईं और फिर उसने आकाश को फाड़ने वाले एक विशाल पंजे की तरह उस पर पंजा मारा। चीर। तांत्रिकों की हक्का बक्का नजरों के सामने विशाल हिरण 5 हिस्सों में फट गया और तुरंत बिखर गया। तांत्रिकों में से एक टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। सभी तांत्रिकों ने गहरी सांस ली। विशाल हिरण एक प्रकाश चंद्र तांत्रिक था। वह बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया था। तांत्रिक को मारने के बाद एकांत ने अपना सिर उठाया।
छायाएं इकट्ठी हुईं और एक छाया ड्रैगन ने सांस ली। प्रकाश की एक किरण विशाल अग्नि चूहे की ओर उड़ गई। प्रकाश की किरण तुरंत कुछ मील तक उड़ गई और अग्नि चूहे को आर पार कर दिया। उसकी छाती में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया और प्रकाश की किरण पीछे की ओर उड़ती रही, दूर के 10 से ज्यादा पहाड़ों को सीधे राख में बदल दिया। इसके अलावा अंत में एक विशाल छत्रक बादल मशरूम क्लाउड विस्फोटित हुआ। एक और निहारिका तांत्रिक नेब्यूला वॉलॉक मारा गया था। इस समय सभी तांत्रिक कांप रहे थे। उन्होंने एकांत को पूरी तरह से कम आंका था। वे सब आज मर सकते थे। श्रीमान, कृपया मेरी जान बख्श दें। विशाल सूखे वृक्ष तांत्रिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाकी तांत्रिकों ने भी दया की भीख मांगी, लेकिन अगले ही पल सभी की आवाजें अचानक रुक गईं। इसका कारण ये था कि विशाल वृक्ष दानव तांत्रिक को तुरंत छायाओं ने ढक लिया, एक दुखद विलाप के साथ, और फिर छायाओं में गायब हो गया। इस बीच एकांत दूसरे तांत्रिक की ओर उड़ गए। हम गए काम से। विशाल पक्षी तांत्रिक हताश लग रहा था। वह जानता था कि एकांत का इरादा आज उनमें से किसी को भी छोड़ने का नहीं था। पक्षी आकाश में उड़ गया, छाया अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। हालांकि कुछ हमलों के बाद वह रुक गया और छाया अवरोध अक्षुण्ण था। तुम नष्ट हो जाओ, जयंत। विशाल पक्षी तांत्रिक पूरी तरह से निराशा में था क्योंकि उसने दूर जयंत को कोसा। इस समय जयंत का पूरा शरीर कांप रहा था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उसने देखा कि एकांत ने एक पंजे के वार से गरुड़ तांत्रिक को मार डाला, फिर एक मृगेंद्र को मारने के लिए उड़ गए। वह एक पल के लिए भी नहीं रुके। यह एक बच्चे को पीटने जैसा था। जयंत निराश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एकांत इतना शक्तिशाली होगा। उसका तथाकथित बल इकट्ठा करना एक मजाक जैसा था। जल्द ही तांत्रिक एक एक करके आकाश से गिरने लगे, एक रक्त कोहरे में बदल गए जिसने आसपास के 100 मील को रक्त से भर दिया। जहां तक इलाके की बात थी, वहां बस कुछ बदलाव थे। कुछ पहाड़ कम हो गए थे और कुछ विशाल पत्थर के गड्ढे ज्यादा हो गए थे। जहां तक उसकी बात थी, उसमें अब हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल उन दिव्य तांत्रिकों को मरते हुए देख सकता था जिन्हें वह लाया था। मृगेंद्र खत्म हो गया है। जयंत ने एक कड़वी मुस्कान दिखाए। जल्द ही, जैसे ही आखिरी विशाल हरे पक्षी का सिर एकांत ने कुचल दिया और एकांत उसकी ओर उड़े, जयंत ने शांति से अपने सत्य आत्मा शरीर ट्रू स्पिरिट बॉडी को विलुप्त कर दिया। उसने बस अपने सामने विशाल छाया ड्रैगन को देखा और कहा, एकांत, सबने तुम्हारी ताकत को कम आंका है। मेरी बस एक विनती है, जब रक्तरेखा मीनार मृगेंद्र पर विजय प्राप्त करे तो ज्यादा नश्वर लोगों को मत मारना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। विशाल छाया ड्रैगन से एक आवाज निकली। अगले ही पल जयंत सीधे छाया द्वारा निगल लिया गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। द स्टोरी कंटिन्यूज। क्या आप चैप्टर 380 आगे बढ़ाना चाहेंगे? अध्याय 380 अष्टभुजी नाग परिवार। छाया अवरोध शैडो बैरियर के बाहर। सभी अभी भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर कोई समय समय पर छाया अवरोध की ओर देख रहा था। हालांकि वे छायाओं के आर पार नहीं देख सकते थे, लेकिन जो ऊर्जा एनर्जी उसमें से हल्की हल्की भड़क रही थी, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुणाल, कौनला, अमृत, अमीना, परिवार के मुखिया, अंदर की लड़ाई बहुत मुश्किल होनी चाहिए। हम सब मिलकर ढाल को खोलने की कोशिश क्यों न करें? लबीलिया ने सुझाव दिया। मैं भी यही सोचता हूँ। इसे शुरू हुए केवल 5 मिनट ही हुए हैं, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यह थोड़ा और लंबा खींचा तो कुछ कह नहीं सकते। सरोज सेलोना ने सहमति में सिर हिलाया। जरूर, कुणाल ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो करते हैं। ये देखकर कि सभी सहमत हैं, लोबेलिया ने लिलियाना की ओर मुड़कर कहा, दूर रहो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम भाग ले सको। जी गुरु माँ, लीला ने सिर हिलाया और तेजी से दूर चली गई। दिव्य तांत्रिकों ने सहमति में सिर हिलाया और सीधे छाया अवरोध का सामना करने लगे। लोबेलिया ने अपनी उंगली से इशारा किया और छाया अवरोध पर एक बैंगनी निशान दिखाई दिया। सभी, आइए यहाँ पूरी ताकत से हमला करें। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। अगले ही पल एक बैंगनी तेज ने लोबेलिया के शरीर को लपेट लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों पर केंद्रित शक्ति इकट्ठी हुई। कुणाल के हाथ में एक जादुई पत्थर मैजिक स्टोन दिखाई दिया और तुरंत सुनहरा हो गया। अनगिनत चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी शक्ति इकट्ठी हुई। अमृत परिवार के कई तांत्रिकों ने अपनी पीठ के पीछे अपने पंख फैलाए और उनके सामने अनगिनत वायु तत्व इकट्ठे हो गए।
सभी ने अपनी सांसें रोक ली और हमले के लिए तैयार होकर बैंगनी निशान पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक लोबेलिया रुक गई और अपना हाथ बढ़ाया। सभी रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। छाया पिघलती हुई लग रही है, लोबेलिया ने कहा। बाकियों ने भी ध्यान दिया कि विशाल छाया अवरोध ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे गायब होता हुआ लग रहा था। पलक झपकते ही ढाल का ऊपरी आधा हिस्सा गायब हो गया था और यह अभी भी नीचे की ओर पिघल रहा था। सभी धीरे धीरे रुक गए और ढाल के अंदर देखने लगे। कुछ ही सेकंड में ढाल के अंदर सब कुछ सभी के सामने प्रकट हो गया। छाया के किनारे पर 3 आकृतियां भी उन्हें देख रही थीं। कुणाल, सरोज, लोबेलिया, लीला और अमृत परिवार के सभी लोग। एकांत एलीक ने इन लोगों को देखा और पलकें झपकाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग यहाँ प्रकट होंगे। श्री एकांत, हम सब आपको समर्थन देने आए हैं, सरोज ने एकांत के पीछे की जगह को देखते हुए कहा। कहाँ है जयंत? दुश्मन कहाँ थे? एकांत के पीछे की जगह खाली थी, सिवाय जमीन पर हुए कुछ मामूली नुकसान के। श्री एकांत, हम वास्तव में समर्थन प्रदान करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन जयंत कहाँ गया? लोबेलिया ने उलझन भरे भाव से सिर हिलाया। कुणाल ने भी चुपचाप सिर हिलाया। ओह, मैं समझा। एकांत को बात समझ आए और उन्होंने जवाब दिया, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि हर कोई हमारे मामले पर ध्यान देगा। जहां तक लड़ाई की बात है, वह पहले ही समाप्त हो चुकी है। मुझे माफ करना सभी, आप शायद व्यर्थ यात्रा पर आए हैं। ओह, ये खत्म हो गया क्या? लोबेलिया ने पहले सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये समाप्त हो गया। अमृत परिवार और मोडोर के तांत्रिक भी हक्के बक्के रह गए। क्या इसे शुरू हुए बस कुछ ही मिनट नहीं हुए थे और यह पहले ही समाप्त हो चुका था? क्या मजाक कर रहे हो? जयंत और बाकी लोग कहाँ हैं? लोबेलिया ने सावधानी से पूछा। बेशक, मैंने उसे मार दिया है। ओह हाँ, रक्तरेखा मीनार अब मृगेंद्र मैटिकॉट परिवार पर कब्जा करने वाली है। अगर आपकी वहाँ कोई शाखा है तो कृपया हमें पहले सूचित करें ताकि हम उस पर ध्यान दे सकें। एकांत ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। ये सुनकर सभी ने सांस ली। मर गया? लोबेलिया का गला थोड़ा हिला। वे कुल 11 दिव्य तांत्रिक थे और उनमें 3 प्रकाश चंद्र तांत्रिक भी थे। जैसा कि प्रभु जिन जी ने सोचा है वैसा ही तांत्रिक। मोडोर ने गहरी सांस ली। शुक्र है कि हम यहाँ हैं। सरोज ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि एकांत ने उस दिन उन्हें पीटते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और सवाल कौंधा। क्या होगा अगर इस बार भी एकांत ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हो? सरोज ने तेजी से सिर हिलाया। यह असंभव था। वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक प्रज्वलित सूर्य तांत्रिक ही होगा। पश्चिमी तट इससे ज्यादा स्तर का कोई तांत्रिक कैसे पैदा कर सकता है? श्रीमान, इस समस्या को हल करने के लिए बधाई हो। सिर हिलाने के बाद सरोज ने तुरंत एकांत को बधाई दी। अन्य तांत्रिकों ने भी उन्हें बधाई दी और माहौल शांतिपूर्ण था। ठीक है, चूंकि सभी यहाँ हैं, क्या आप रक्तरेखा मीनार का दौरा करना चाहेंगे? एकांत ने सभी पर मुस्कुराया। चूंकि मेरे स्वामी ठीक हैं तो मैं आराम से रह सकती हूँ। मेरे गुट में अभी भी कुछ मामले बाकी हैं। लोबेलिया ने सिर हिलाया और लीला को अपनी ओर खींचा। मेरे स्वामी, लीला रक्तरेखा मीनार की शाखा की प्रभारी होगी। कृपया उसका ख्याल रखें। कोई समस्या नहीं, एकांत ने सिर हिलाया। धन्यवाद श्रीमान, हम पहले निकलते हैं, लोबेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अलविदा मेरे स्वामी, लीला ने सिर हिलाया और एकांत को देखा। फिर वे दोनों चले गए। कुणाल भी विदा लेने के बाद तेजी से चले गए। सभी के जाने के बाद सरोज ने सावधानी से पूछा, मेरे स्वामी, हम भी विदा लेते हैं? हाँ। फिर अमृत परिवार के तांत्रिक चले गए। सभी के जाने के बाद एकांत ने हेमंत और निखिल को देखा और कहा, हम भी वापस चलते हैं। जी मेरे स्वामी, निखिल ने डकार ली और मुश्किल से सिर हिलाया। उसने अभी अभी 11 दिव्य तांत्रिकों की आत्माओं को निगल लिया था, इसलिए वह थोड़ा फूला हुआ महसूस कर रहा था। आवाज सुनकर हेमंत सहज रूप से एकांत के पास आया। निखिल भी उनके साथ उड़ना चाहता था, लेकिन हेमंत की पूंछ ने उसे दूर फेंक दिया और वह पीछे रह गया। मेरा इंतजार करो, निखिल ने कोसा और तेजी से पीछे पीछे चला। अष्टभुजी नाग परिवार 8 आर्म्ड नागा फैमिली। 2 घंटे बाद एकांत और बाकी लोग रक्तरेखा मीनार में वापस आ गए। इस समय अनगिनत तांत्रिक अभी भी इंतजार कर रहे थे।
गिरीश, ग्लेन और आलिया एलिडर जादूगर मीनार मेगस टावर पर खड़े थे। गिरीश ने जब दूर से एकांत की आकृति देखी तो राहत की लंबी सांस ली। मेरे स्वामी जीत गए। गिरीश का चिंतित हृदय आखिरकार शांत हो गया। बगल में खड़ी आलिया भी मुस्कुराए। न केवल वे दोनों बल्कि पूरा रक्तरेखा नगर एक बार फिर उत्साह से भर गया। आसपास के गुटों के कई लोग भी एकांत को वापस देखकर हैरान थे। यहाँ तक कि ऐसे तांत्रिक भी थे जो एकांत की मृत्यु का फायदा उठाकर लूटपाट करने की तैयारी में थे। वे चुपचाप शहर से चले गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकांत वास्तव में वापस लौटेंगे। हालांकि ज्यादा लोग ये जानना चाहते थे कि जयंत की पार्टी का क्या हुआ। श्रीमान, आपने अमृत परिवार की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। गिरीश ने जादूगर मीनार में उत्सुकता से पूछा। हाँ, अगर अमृत परिवार पूरी ताकत से बाहर नहीं आया होता तो मैं खतरे में पड़ जाता। गिरीश के सामने एकांत ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझा। गिरीश ने सिर हिलाया। उसने निखिल को देखा जो लगभग ठूंस चुका था और अक्षत एकांत को देखा। उसने अपने होंठ भींचे। उसे कुछ संदेह था, लेकिन उसके स्वामी ने जो कहा वह सच था। हाँ, बस इसे इसी तरह प्रचारित करो। एकांत ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ओह हाँ, रक्तरेखा मीनार के तांत्रिकों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एकांत ने अचानक पूछा। मुझे नहीं लगता कि वे अभी तक मेरे स्वामी के मानक तक पहुंचे हैं। गिरीश ने एकांत को देखा। कोई बात नहीं, मैं निखिल और हेमंत से तुम्हारी मदद करने को कहूंगा। एकांत ने निखिल की ओर मुड़कर देखा। कम से कम इस लहर को पचाने के बाद निखिल प्रकाश तारा रेडियंट स्टार की सीमा तक पहुंचने में सक्षम होगा। बेशक इसमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन यह मृगेंद्र और उसके अधीनस्थों से निपटने के लिए पर्याप्त था। गिरीश ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसका चेहरा चिंतित हो गया। तो मेरे स्वामी, मुझे एक और चिंता है। वह क्या है? एकांत ने पूछा। गिरीश ने गहरी सांस ली और कहा, श्रीमान, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मृगेंद्र कबीले के पीछे अष्टभुजी नाग परिवार एट आर्म नागर फैमिली है। उनकी शक्ति मृगेंद्र कबीले से कहीं ज्यादा है। वे शक्ति के पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। मैं जानता हूँ। हाँ, आप इसके बारे में जानते हैं। गिरीश की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस बार मृगेंद्र को कार्यवाही करने के लिए उकसाने वाले वही थे। एकांत ने कहा। गिरीश का मुंह खुला रह गया। ये बहुत अविश्वसनीय था। कारण यह है कि अष्टभुजी नाग के प्रजनन स्थल में कुछ हुआ है। अष्टभुजी नाग के प्रजनन के लिए प्रचुर जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए मृगेंद्र ने हम पर हमला किया। वरना क्या आपको लगता है कि जयंत के लिए ग्रासी भूमि के लिए खुद को बलिदान करना उचित था? एकांत ने समझाया। ये वह जानकारी थी जो उन्होंने जयंत की आत्मा से निकाली थी। गिरीश पूरी तरह से हैरान थे। अगर ऐसा था तो चीजें गंभीर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम मृगेंद्र पर हमला करते हैं तो क्या वे वास्तव में हम पर हमला नहीं करेंगे? नहीं, वे इसके बाद काफी समय तक व्यस्त रहेंगे। एकांत ने सिर हिलाया और गिरीश पर मुस्कुराया। सबसे दूर की शाखा को सूचित करो कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढे। उद्धरण चिन्ह। हम क्या करेंगे? गिरीश भ्रमित थे। हम एक जानकारी बेचेंगे। द स्टोरी कंटिन्यूज। अब आगे क्या होगा? क्या एकांत अष्टभुजी नाग परिवार से जुड़ी कौन सी जानकारी बेचना चाहते हैं? आप अगला अध्याय भेज सकते हैं। अध्याय 381 रक्तरेखा मीनार का प्रारंभिक विस्तार। एक दिन बाद सुबह भोर से पहले रक्तरेखा मीनार ब्लडलाइन टावर के निवासियों ने एक तेज शोर सुना था। उन्होंने अपने बिस्तरों से उठने की जद्दोजहद की और बाहर देखा। इस समय शहर से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क पर तांत्रिक एक दूसरे के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे। यह अज्ञात था कि वे कितने थे। उन्होंने तांत्रिक चमड़े का कवच पहना हुआ था और उनके हाथों में हथियार थे। वे एक मानव सागर की तरह शहर से बाहर निकल रहे थे। एक युद्ध शुरू होने वाला है। सबसे ऊंची तांत्रिक मीनार पर आलिया एलिडत सब कुछ शांति से देख रही थी। रक्तरेखा मीनार सैकड़ों वर्षों से शांत थी और यह पहला मौका था जब उसने किसी दुश्मन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। दुनिया वास्तव में अप्रत्याशित थी। मुझे उम्मीद है कि यह अच्छी तरह से होगा। आलिया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तांत्रिक मीनार में लौट आए। उसे व्यस्त होना था। विजय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री। नया कैलेंडर वर्ष 4587। रक्तरेखा मीनार की पश्चिमी तट शाखा मीनार ने मुख्य मीनार का समर्थन किया और जलिंत जालंत के नेतृत्व वाले मृगेंद्र को हरा दिया। 3 महीने बाद
जयंत जयरे के नेतृत्व में मृगेंद्र के 11 तांत्रिकों ने रक्तरेखा मीनार पर हमला किया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अमृत परिवार अमीना फैमिली के समर्थन से एकांत एलीग ने लड़ाई जीत ली। उसी महीने के बाद में रक्तरेखा मीनार ने बड़ी संख्या में तांत्रिकों का नेतृत्व किया और मृगेंद्र परिवार पर हमला किया। प्रेत निखिल, अनडेड निकोला और पालतू हेमंत पेट हाइड्रा की मदद से उन्होंने तेजी से मृगेंद्र परिवार के क्षेत्र को तोड़ दिया और उनके तहत विभिन्न बलों पर कब्जा कर लिया। सिर्फ आधे महीने में उन्होंने मृगेंद्र परिवार पर विजय प्राप्त कर ली और 10,000 से अधिक तांत्रिकों को मारा या पकड़ा। बाकी तांत्रिकों को अस्थायी रूप से रक्तरेखा मीनार में रखा गया ताकि उन्हें एकीकृत किया जा सके और वैचारिक रूप से विकसित किया जा सके। 3 महीने और मृगेंद्र परिवार के तहत आने वाले बलों ने भी रक्तरेखा मीनार में शामिल होने का फैसला किया। तब से मृगेंद्र परिवार पश्चिमी क्षेत्र से आधिकारिक तौर पर गायब हो गया। साथ ही रक्तरेखा मीनार ने एक स्तर 3 शक्ति के रैंक में प्रवेश किया। अमृत परिवार का संकट, अमीना फैमिलीज डिलेमा। मृगेंद्र कबीले पर रक्तरेखा मीनार का कब्जा हो गया है और मैं दोष लेने वाला तांत्रिक बन गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अमृत परिवार के मंदिर में सरोज सेलोना निराश दिख रहा था। उस दिन ये स्पष्ट रूप से एकांत ही थे जिन्होंने अकेले जयंत की पार्टी को मार डाला था, लेकिन किसी तरह खबर में कहा गया कि अमृत परिवार ने एकांत की बहुत मदद की थी। तो मेरे स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? अगर अष्टभुजी नाग एट आर्म नाग कबीला हमें दोष देता है तो हमें क्या करना चाहिए? इस समय हॉल में अमृत परिवार के अन्य दिव्य तांत्रिक भी थे। सरोज कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर उदास होकर बोले, कोई रास्ता नहीं है। यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन जनता के लिए हम रक्तरेखा मीनार के वरिष्ठ हैं, एक तांत्रिक ने उन्हें याद दिलाया। सरोज चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वास्तव में दोष लेना पड़ेगा। जहां तक इस मामले पर एकांत के साथ चर्चा करने की बात थी, उन्हें नहीं लगता था कि उनमें साहस था। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद वह फिर से बोले, इस मामले के संबंध में हालांकि हमें जिम्मेदार माना जा सकता है, मुख्य दोषी अभी भी रक्तरेखा मीनार है। वे दबाव के मुख्य वाहक हैं। मेरा मानना है कि एकांत इस समस्या को हल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाकी सबने सिर हिलाया। हो सकता है एकांत सचमुच इस समस्या को हल कर सकें। एकांत का खजाना, एलीज ट्रेजर्स। रक्तरेखा मीनार में। श्रीमान, खबर फैल गई है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, गिरीश ग्लेंट ने एकांत से कहा। एकांत ने सिर हिलाया। श्री एकांत, हमें इस युद्ध से काफ़ी कुछ हासिल हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपको किस में रुचि है, इसलिए मैंने एक सूची तैयार की है। गिरीश ने एक सूची निकाली और एकांत को सौंप दी। एकांत ने इसे ले लिया। उन्हें भी इस बार मिली चीज़ों में रुचि थी। उन्होंने सूची खोली। उन्होंने सभी प्रकार के तांत्रिक संसाधनों को छोड़ दिया। मृगेंद्र परिवार एक तांत्रिक परिवार था, इसलिए अधिकांश संसाधन तांत्रिक संसाधन थे। अधिकांश संसाधन बेकार थे, लेकिन कुछ चीजें थीं जिनसे एकांत की आंखों में चमक आ गई। गिरीश, मुझे इस विषफल वृक्ष, पॉइजन फ्रूट ट्री, जादूगर अवशेष, मेज रेलिक और भयंकर रक्त के 9 स्तरों की टेक्निक ऑफ द 9 लेवल्स ऑफ वायलेंट ब्लड के बारे में बताओ, एकांत ने गिरीश से पूछा। गिरीश ने सिर हिलाया। ये सूची उसी ने व्यवस्थित की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हर एक से परिचित था। श्रीमान, ये विषफल एक फल वृक्ष है जो मृगेंद्र रक्तरेखा आधार के केंद्र में पाया जाता है। कहा जाता है कि इसे हर दिन मृगेंद्र विष से सींचा जाता है। फिर हर 30 साल में फलों का एक जत्था उगता है। ये विष के प्रति प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। एक दिव्य तांत्रिक भी इसका उपयोग कर सकता है। यह मृगेंद्र परिवार के उच्चतम संसाधनों में से एक है, गिरीश ने समझाया। ये जादूगर जादुई उपकरण मेगस स्पेल भी है। ये जादूगर युग से पीछे छूटा हुआ एक जादुई उपकरण लगता है। यह एक बहुत उच्च ग्रेड का है और यह 5वें चक्र का जादुई उपकरण होना चाहिए। यह मृगेंद्र कबीले की एक सजावट था। इसे जयंत की किताबों की अलमारी पर सजावट के रूप में रखा गया था। कोई भी इसमें पहले से मंत्र अंकित कर सकता है और बाद में उनका उपयोग कर सकता है। इसके बारे में ज्यादा रिकॉर्ड नहीं थे। क्या मेरे स्वामी को इसमें रुचि है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, एकांत ने सिर हिलाया। उन्हें रुचि से कहीं ज्यादा थी। यह एक 5वें चक्र का जादुई उपकरण था। यहाँ तक कि जादूगर युग के दौरान भी ये काफ़ी कीमती होता। हालांकि इसे वास्तव में जयंत द्वारा सजावट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये कहा जाना चाहिए कि यह थोड़ा व्यर्थ था। शुक्र है उन्होंने इसे बचा लिया था।
तो मैं इसे बाद में आपके लिए ले आता हूँ, गिरीश ने सिर हिलाया। साथ ही, इस गुप्त तकनीक के बारे में बताओ, मुझे बहुत रुचि है, एकांत ने जारी रखा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए इस गुप्त तकनीक को छोड़ देना बेहतर है। यह अच्छा नहीं है, गिरीश ने माथे पर शिकन डाली। एकांत ने गिरीश को देखा और अपनी भौहें उठाईं। श्रीमान, इस गुप्त तकनीक में कमियां हैं। मैंने इसे सूची में भी चिन्हित किया है। आपने इसे भी देखा होगा, गिरीश ने आह भरी और फिर समझाया, यह एक अधूरा रक्तरेखा गुप्त तकनीक है। मुझे नहीं पता कि इसे किस तांत्रिक ने बनाया था, लेकिन प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, यही कारण है कि यह ऐसा बन गया। गुप्त तकनीक के कुल 9 स्तर हैं, जो एक तांत्रिक के हमले की शक्ति को दोगुना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई इस तकनीक को 9 बार जमा करता है, तो वह अपने हमले को 9 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है। हालांकि, एक कीमत के रूप में, ये जीवन शक्ति की एक विशाल मात्रा का उपभोग करता है। प्रत्येक स्तर में कम से कम 10 साल लगते हैं, और हमला जितना मजबूत होता है, उतना ही अधिक उपभोग होता है। अगर कोई तांत्रिक वास्तव में सभी स्तरों का उपयोग करता है, तो वह कम से कम 100 साल की जीवन शक्ति खो देगा। इसलिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग मृगेंद्र कबीले में भी कोई नहीं करता है। कीमत बहुत ज्यादा है, गिरीश ने आह भरी। निश्चित रूप से, एकांत ने सहमति में सिर हिलाया और जोड़ा, तो जल्दी करो और इसे मेरे लिए लाओ। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, क्या? गिरीश ने सिर हिलाया और अगले ही पल उसने एकांत को खुले मुंह से देखा। उसने पहले ही इसे इतना गंभीर बना दिया था और एकांत को अभी भी यह चाहिए था। गिरीश का भाव अजीब था क्योंकि उसने अस्पष्ट रूप से एकांत की आंखों को चमकते हुए देखा। यह एक खोए हुए यात्री जैसा था जिसे अंततः अपना घर मिल गया था। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप बस एक नज़र डालें। ये गुप्त तकनीक अभी भी बहुत खतरनाक है, गिरीश ने याद दिलाया। वह नहीं चाहता था कि एकांत कम उम्र में मर जाए। चिंता मत करो, क्या मैं तुम्हें इतना लापरवाह लगता हूँ? एकांत ने उसे आश्वस्त किया। मैं अपने जीवन को बहुत महत्व देता हूँ। द स्टोरी कंटिन्यूज विद एलीज न्यू एक्विजिशंस, स्पेशली द लाइफ कंज्यूमिंग टेक्निक। कोष्टक, क्या आप जानना चाहेंगे कि एकांत इस भयंकर रक्त गुप्त तकनीक का क्या करेंगे? अध्याय 382 अष्टभुजी नाग परिवार की प्रतिक्रिया। 3 दिन बाद, गिरीश ग्लेंट ने सामान भेज दिया। वहाँ 10 अजीब दिखने वाले फल, एक प्राचीन जादूगर किताब और एक गुप्त नियमावली थी। गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म में, घास के मैदान पर, एकांत एली इन चीज़ों का अवलोकन कर रहे थे। सबसे पहले फल थे। चूंकि फल वृक्ष को मृगेंद्र के विष से सींचना पड़ता था, इसलिए उसे हटाया नहीं जा सकता था। हालांकि, फल वापस लाए गए थे। इनमें से हर एक फल गहरे बैंगनी रंग का था और अनानास के आकार का था। उनकी सतह खुरदरी और असमान थी और उन पर लंबी मूंछें उग रही थीं। वे बेहद बदसूरत थे। बदसूरत उपस्थिति को देखकर, एकांत ने आखिरकार खाने से पहले कुछ पर प्रयोग करने का फैसला किया। फल को नीचे रखते हुए, एकांत ने जादूगर किताब को उठाया। किताब की बाहरी परत किसी उच्च स्तरीय जादुई जानवर की खाल से बनी लगती थी। बाहरी कवर मित्रिल से बना था और सतह पर पैटर्न अंकित थे। भीतरी परत सख्त कागज से बनी थी। इसमें केवल 9 पृष्ठ थे और वे सभी कोरे थे। ये साधारण लग रहा था, लेकिन एकांत के चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने किताब के अंदर महसूस करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। एक प्रज्वलित सूर्य, रेडियंट सन, जादूगर से संबंधित मानसिक शक्ति की एक विशाल मात्रा ने तुरंत पूरी किताब को लपेट लिया। एक पल में, किताब हवा में तैर गई और एक चांदी सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित की। एकांत ने महसूस किया कि उनकी मानसिक शक्ति तेजी से कम हो रही है। पलक झपकते ही, इसका 1/4 हिस्सा कम हो गया था। बेशक, एकांत घबराए नहीं। जैसे जैसे उनकी मानसिक शक्ति निकलती गई, उन्हें महसूस हुआ कि वह जादूगर किताब के साथ एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। अंत में, उनकी मानसिक शक्ति अपने मूल स्तर के केवल 1/3 पर रुक गई। इस बीच, एकांत ने आखिरकार जादूगर किताब की ब्रांडिंग पूरी कर ली थी। एक 5वें चक्र का जादूगर उपकरण जिसे अलमी किताब, आलमी बुक कहा जाता है। इसका कार्य 5वें चक्र के स्तर या उससे नीचे के 9 मंत्रों को संग्रहित करना है। एकांत ने इस हथियार के कार्य और नाम का जाप किया। उनके मुंह के कोने पर खुशी को छुपाना असंभव था। वास्तव में, कई निम्न स्तरीय जादूगर उपकरण थे जो जादूगर मंत्रों को संग्रहित कर सकते थे, लेकिन वे 4थे चक्र से नीचे तक सीमित थे।
दिव्य जादूगर मंत्र सामान्य जादूगर उपकरणों में संग्रहीत होने के लिए बहुत शक्तिशाली थे। चूंकि यह किताब 9 दिव्य मंत्रों को संग्रहीत कर सकती थी, इसलिए इसे बहुत शक्तिशाली होना था। भयानक, भयानक, एकांत ने हाँफते हुए कहा। इसके अलावा इस किताब को इकट्ठा और अलग किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, एकांत दूसरों को देने के लिए एक पृष्ठ को अलग कर सकते थे। ये रक्तरेखा मीनार के लिए अच्छा था, जिसमें लड़ाई की शक्ति और कर्मचारियों की कमी थी। हालांकि एकांत को सावधान रहना था। आखिरकार, अगर पृष्ठ गायब हो गया तो उन्हें एक बड़ा नुकसान होगा। फिर एकांत ने अपने बगल में एक और किताब देखी, विस्फोटक रक्त गुप्त तकनीक के 9 स्तर। अगर उन्होंने किताब के अंदर 9 बार प्रवर्धित किए गए एक जादूगर मंत्र को संग्रहीत किया तो मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा। लगता है मुझे इसका ठीक से अध्ययन करने की ज़रूरत है। एकांत ने अपने होंठ भींचे, फल लिया और प्रयोगशाला की ओर चल दिए। उन्हें पहले फल और किताब की संपत्ति की जांच करने की ज़रूरत थी। अगर यह सच था, तो यह एकांत की लड़ाई की शक्ति के लिए एक विशाल बढ़ावा होगा। जब वह उस घास के मैदान से गुजरे जहां पहाड़ी हिल थी, वह जगह जहां हेमंत लेटा रहता था वह भी खाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृगेंद्र कबीले के क्षेत्र के भीतर एक विशाल वायुतात्विक अयस्क शिरा, विंड एलिमेंटल और वेंट की खोज की गई थी। हेमंत तुरंत वहां उड़ गया और अपने स्वामी के बारे में भूल गया। धन्यवाद, मृगेंद्र कबीले। एकांत ने गहरी सांस ली। इस युद्ध से सभी को बहुत कुछ हासिल हुआ था। एक बार पाचन पूरा हो जाने के बाद रक्तरेखा मीनार की शक्ति में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। जल्द ही एकांत प्रयोगशाला पहुंचे। 3 दिन बाद एकांत प्रयोगशाला से बाहर निकले। एक विस्तृत प्रयोग के बाद उन्होंने पुष्टि की कि फल हानिरहित था और गुप्त नियमावली भरोसेमंद थी। ये सोचते हुए एकांत ने अपनी जेब से गहरे हरे रंग की दवा की एक बोतल निकाली। ये 10 फलों से बनाई गई थी। यह अनुमान है कि यह मेरे स्थायी विष प्रतिरोध को 30% तक बढ़ा सकता है। एकांत ने दवा को हिलाया और गहरे हरे रंग की दवा बोतल में झूल गई। छाया ड्रैगनों में पहले से ही अत्यधिक विष प्रतिरोध था। अगर प्रतिरोध 30% और बढ़ जाता है तो ये भयानक होगा। ये सोचते हुए एकांत ने अब और संकोच नहीं किया और दवा को निगल लिया। एक बार दवा उनके मुंह और गले में प्रवेश करने के बाद ये तुरंत उनके शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो गई। उनकी कोशिकाओं के बीच एक परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन तेज नहीं था, लेकिन एकांत इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उनकी कोशिकाएं कठोर थीं और विष के प्रति उनका प्रतिरोध उच्च था। हालांकि इससे एकांत की लड़ाई की शक्ति में केवल एक छोटा सा अंतर आएगा, फिर भी यह कुछ से बेहतर था। कम से कम वह भविष्य में आसानी से विष हमलों से निपट सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अभी भी विस्फोटक रक्त गुप्त तकनीक के 9 स्तर प्राप्त हुए थे। एकांत ने अपने होंठ भींचे और किताब खोली। उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। सीखने के बाद उन्हें अभी भी प्रयोग करने के लिए किसी को ढूंढना था। अष्टभुजी नागों की प्रतिक्रिया, द 8 आर्म्ड नागाज रिस्पॉन्स। इस समय मृगेंद्र कबीले के उत्तर में एक और क्षेत्र में यह एक विशाल दलदल था। दलदल में केवल कुछ ही पौधे थे और अधिकांश जीवों को नमी पसंद थी। यहाँ की हवा सल्फर की अप्रिय गंध से भरी हुई थी और हवा में कई गहरे हरे रंग की लपटें तैर रही थीं। दलदल के केंद्र में एक बड़ी सपाट भूमि थी जो सैकड़ों एकड़ के आकार की थी। इस सपाट भूमि पर हर जगह गहरे गौथिक महल थे। ऊंची मीनार, बुर्ज और चमकदार सतरंगी शीशा इस भवन परिसर की विशेषताओं का निर्माण करते थे। केंद्र में महल भी सबसे ऊंचा था। शीशे के माध्यम से कोई भी देख सकता था कि दोनों तरफ सोने से बनी मोमबत्ती की मेजें थीं। नारंगी मोमबत्ती की रोशनी ने आंतरिक भाग को जलाया। गहरे भूरे रंग की टाइलें एक लाल कालीन से ढकी हुई थीं और महल को स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया था। महल के बीच में अष्टभुजी सांप राक्षसों की मूर्तियां थीं। महल के केंद्र में एक उत्कृष्ट ओक की मेज थी और दोनों तरफ ऊंची पीठ वाली मखमली कुर्सियां रखी गई थीं। वहां कोई नहीं था। लंबी मेज के अंत में एक आदमी बैठा था। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल थे और उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। उसने एक मोटा तांत्रिक चोगा पहना हुआ था और उसकी उंगली पर एक सुनहरी सांप के पैटर्न वाली अंगूठी थी। वह अष्टभुजी नागों का वर्तमान नेता हेसेक्विन था। इस समय उसकी गहरी आंखें उसके हाथ में रखे पत्र को देख रही थीं। उत्तर में जीवन शक्ति में समृद्ध 3 क्षेत्रों की खोज की गई है, लेकिन अष्टभुजी नागों के लिए कोई उपयुक्त निवास स्थान नहीं मिला है।
पश्चिम में अभी भी खोज जारी है और पूर्व और पवित्र मीनार होली टावर की सीमा पर 3 क्षेत्रों की खोज की गई लगती है। उनमें से एक को नए प्रजनन स्थल के रूप में उपयोग करना संभव है और पवित्र मीनार इसके लिए लड़ने में रुचि नहीं रखती है। दक्षिण में मृगेंद्र परिवार को मार दिया गया और अमृत परिवार ने कार्यवाही की। रक्तरेखा मीनार में एकांत नामक एक चरित्र भी था जिसने मृगेंद्र परिवार के विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैसे मदद नहीं कर सका लेकिन जानकारी पड़ते ही माथे पर शिकन डाली। जब से अष्टभुजी नागों के रक्तरेखा खेती के आधार में समस्याएं आई थीं, तब से उसने अपने अधीनस्थों को एक नया उपयुक्त स्थान खोजने का आदेश दिया था। दुर्भाग्य से उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन मृगेंद्र इसके बजाय नष्ट हो गया था। मुझे याद है कि उस जगह को ग्रासी भूमि कहा जाता है। हैसे ने सिर हिलाया। वास्तव में उसे उस जगह के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसने केवल यही सुना था कि जीवन का तेज बहुत घना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसने मृगेंद्र कबीले को नष्ट कर दिया। इसका मतलब है कि वह हमें इज्जत नहीं दे रहा है। हैसे की निगाह ठंडी थी। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और लिखना शुरू कर दिया। एक चरम प्रकाश चंद्र तांत्रिक मासिन क्विन को रक्तरेखा मीनार और प्रत्येक तांत्रिक की ताकत की जांच करने के लिए भेजो। रक्तरेखा मीनार से निपटने के लिए योजना के अगले चरण की तैयारी करो। हालांकि ग्रासी भूमि उपयुक्त नहीं हो सकती है, यह एक गहरी जांच के योग्य है। और अमृत परिवार के बीच कुछ सहयोग को काट दो। इस बार ये परिवार मृगेंद्र की हार का मुख्य कारण है। हैसे के लिखने के बाद उसने पत्र को रोल किया। मेज के पैर पर एक काला सांप ने अपना मुंह खोला था। उसने पत्र को काले सांप के मुंह में ठूंस दिया और फिर काला सांप धीरे धीरे महल से बाहर सरक गया। उसके बाद हैसे ने अन्य दस्तावेजों को देखना जारी रखा। समय निकल रहा था, उसे जल्दी करनी थी। द स्टोरी कंटिन्यूज विद द 8 आर्म्ड नागा फैमिलीज इन्वेस्टिगेशन एंड एलीज न्यू पावरफुल टूल्स। क्या आप जानना चाहेंगे कि मासिन क्विन को अपनी जांच में क्या मिलेगा और एकांत अपनी नई शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? अध्याय 383 मासिन क्विन का आगमन। एक हफ्ते बाद गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म में पहाड़ी हिल की हजारों शाखाएं नीचे लटकी हुई थीं और अनगिनत हरी शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जो एक हल्की नम जीवन ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थीं। यहां तक कि कुछ 100 मीटर के भीतर की वनस्पति भी उसकी ओर झूल रही थी। इस क्षेत्र के किनारे पर एकांत इली अपनी सांस रोके हुए अपने सामने दर्जनों मीटर ऊंचे छोटे पत्थर को देख रहे थे। वह उस गुप्त तकनीक का प्रयोग कर रहे थे जो उन्होंने अभी सीखी थी। एक गहरी सांस लेते हुए एकांत ने अपने शरीर में रक्त को संचालित किया। अगले ही पल उनके कानों में समुद्र की लहरों की तरह उनके रक्त के उछलने की आवाज गूंजी। उनके शरीर में रक्त उबलता हुआ लग रहा था। एकांत ने महसूस किया कि उनका तापमान तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ तक कि उनकी त्वचा भी लाल हो रही थी। इस स्थिति में एकांत ने महसूस किया कि उनके हमले कम से कम 2 गुने हो सकते हैं। विस्फोटक रक्त का स्तर 1 लेवल 1 एक्सप्लोसिव ब्लड। काफी नहीं, एकांत ने खुद से बड़बड़ाया और संचालन जारी रखा। उनका रक्त और भी तेजी से बहने लगा और यहाँ तक कि उनके चारों ओर की हवा भी रक्त से भर गई थी और तापमान स्पष्ट बड़े ऊपर से बढ़ रहा था। विस्फोटक रक्त का स्तर 2 लेवल 2 एक्सप्लोसिव ब्लड। ये 2 गुनी शक्तिशाली थी, लेकिन इस पल एकांत पहले ही महसूस कर सकते थे कि उनकी रक्तरेखा थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो रही थी। जारी रखो। एकांत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह उनकी सीमा नहीं थी। जैसे ही रक्त प्रवाह फिर से तेज हुआ, एकांत की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनके शरीर के चारों ओर उठने वाला रक्त कोहरा लगभग उन्हें पूरी तरह से ढक चुका था। उनकी रक्तरेखा उनके शरीर में तैरते हुए एक हिंसक ड्रैगन की तरह थी। वह नियंत्रण खोने वाले थे। इस बार एकांत निश्चित रूप से अपनी सीमा पर थे। एक गहरी सांस लेते हुए एकांत ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और वायु तत्व का एक फीका निशान दिखाई दिया। नहीं, मुझे इसे पतला करना होगा। उद्धरण चिन्ह। एकांत ने सिर हिलाया। अगले ही पल उनकी उंगलियों पर वायु तत्व बहुत पतला हो गया, लगभग अदृश्य। ये सबसे छोटी इकाई थी जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे। अगले ही पल विस्फोटक रक्त के तीसरे स्तर से सहायक प्रभाव तुरंत वायु तत्व की इस लकीर की ओर इकट्ठे हो गए। बस एक पल में एकांत ने महसूस किया कि उनका रक्त इस तत्व के झोंके की ओर इकट्ठा हो रहा था। फिर एकांत की हक्का बक्का निगाहों के सामने वायु तत्व पलक झपकते ही कुछ मीटरों में बदल गया, जो एक तेज तेज उत्सर्जित कर रहा था। अगले ही पल वायु तत्व आगे तैर गया और सीधे बोल्ट से टकरा गया। एक पल में
एकांत ने केवल अनंत वायु तत्वों को अपने सामने विशाल चट्टान को लपेटते हुए देखा, अनगिनत वायु ब्लेडों की तरह उसे फाड़ दिया। पलक झपकते ही लगभग 30 मीटर ऊंची विशाल चट्टान एकांत की आंखों से गायब हो गई, और हवा में कोई पत्थर के टुकड़े नहीं उड़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्थर के टुकड़े बहुत बारीक थे, इतने बारीक कि वे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते थे। यहाँ तक कि एकांत को भी कुछ निशान देखने के लिए ध्यान से देखना पड़ा। एक 3 गुना संवर्धन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। एकांत ने अपने होंठ भींचे। एक गुप्त तकनीक के समर्थन के बिना वायु तत्व की वह लकीर ज्यादा से ज्यादा चट्टानों को काट सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचेगी। अगर वह उच्च स्तर तक पहुंच सकते तो शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत होती। हालांकि 3 गुना पहले से ही उनकी वर्तमान सीमा थी। चरम तक उबल रहे अपने रक्त को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। हालांकि जीवन की हानि बहुत छोटी थी। यह शायद 1 साल भी नहीं थी और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। हालांकि ये लड़ाई की ताकत के सुधार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकांत ने अपना शरीर खींचा। 3 गुना शक्ति शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी जान बचाने में सक्षम हो सकती है। लेकिन एकांत ने अपने सामने विशाल चट्टान को देखा। गुप्त क्षेत्र बहुत छोटा था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। लगता है मुझे परीक्षण के लिए सुनसान जगह पर जाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। एकांत ने अपने होंठ भींचे। इतनी छोटी खुराक का परीक्षण एक बड़े युद्ध के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्हें एक अधिक सटीक परीक्षण की जरूरत थी। चलो सावन पर्वत श्रृंखला 7 माउंटेन रेंज चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। एकांत को पिछली बार की वह जगह याद आई। ये दूर और सुनसान थी और ये परीक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह थी। बस यही करो। एकांत ने पैकिंग की और गुप्त क्षेत्र से निकल गए। सावन पर्वत श्रृंखला। एक काला बैंगनी रक्त तेज पर्वत श्रृंखला के पार गया और एक दिशा में बढ़ा। लेकिन अचानक काला बैंगनी रक्त सार धीरे धीरे रुक गया और विलुप्त हो गया, जिससे उसके अंदर का आदमी प्रकट हुआ। उसका लंबा शरीर था और उसने एक गहरे बैंगनी धारीदार तांत्रिक चोगा पहना हुआ था। उसकी त्वचा बहुत सफ़ेद थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी काली थीं। वह एक बहुत खूबसूरत तांत्रिक था, लेकिन इस समय उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। ये पर्वत श्रृंखला बहुत चौड़ी है। मासिन क्विंट मर्सिन क्विंट ने माथे पर शिकन डाली। ये पहली बार था जब वह इस क्षेत्र में आया था। हालांकि उसने नक्शा देखा था, फिर भी वह रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शायद मुझे रास्ते के लिए एक तांत्रिक से पूछना चाहिए। उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही उसे एक और समस्या का एहसास हुआ। ये जगह सुनसान थी। वह कहाँ किसी को ढूंढ सकता था? अचानक, जैसे किसी चीज को महसूस करते हुए, मासिन ने अपना सिर दाएं ओर मोड़ा और आकाश के पार एक रक्त रंग की छाया को गुजरते देखा। तीसरे चक्र का तांत्रिक। मासिन की आंखें चमक उठीं। क्या ये वही नहीं था जिसे वह ढूंढ रहा था? वह तुरंत उसका पीछा करने लगा। साथ ही एक प्रकाश चंद्र रेडियंट मून का तेज तुरंत नए तांत्रिक को ढक लिया। नया तांत्रिक तुरंत वहीं जम गया और आसपास की रक्त लाल रोशनी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। कुछ ही सेकंड में वह तांत्रिक के सामने पहुंच गया। मुझसे ज्यादा खूबसूरत। मासिन थोड़ा नाखुश था और सीधे पूछा, तुम किस गुट से हो? नाम। मासिन की आंखें उदासीनता से भरी हुई थीं। एक सत्य आत्मा ट्रू स्पिरिट के लिए एक तीसरे चक्र का तांत्रिक एक चींटी जैसा था। मैं रक्तरेखा मीनार से हूँ। मेरा नाम हरमन है। एकांत ने तांत्रिक को देखा और जवाब दिया। मूल रूप से वह चरम प्रकाश चंद्र तांत्रिकों से परेशान नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें वास्तव में रोक दिया गया था। रक्तरेखा मीनार, ये तो शानदार है। मासिन की आंखें चमक उठीं और उसने आगे पूछा, मुझे रक्तरेखा मीनार के बारे में वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, खासकर एकांत के बारे में। मासिन मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। वह सीधे रक्तरेखा मीनार के एक तीसरे चक्र के तांत्रिक से मिला था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सारी परेशानी बचा सकता है। इसके अलावा एक तीसरे चक्र का तांत्रिक रक्तरेखा मीनार में बुरा नहीं था। वह शायद गुट के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, जिसने उसे बहुत प्रयास से बचा लिया। बेशक वह पूछने के बाद तांत्रिक को मार देगा। आखिरकार यह एक गुप्त अभियान था। मुस्कुराते हुए तांत्रिक को नज़रअंदाज करते हुए एकांत की तेज दिव्य सहजता ने उन्हें अनजाने में प्रकट हुई हत्या के इरादे को महसूस करने दिया। एकांत का दिल धड़क उठा।
इस समय उन्हें कौन उकसाएगा? और वह एक चरम प्रकाश चंद्र तांत्रिक था। पलक झपकते ही एकांत ने पहले ही तांत्रिक की पहचान के बारे में एक बड़ा अनुमान लगा लिया था। तांत्रिक की रक्तरेखा थोड़ी ठंडी लगती थी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से एकांत के अनुमान की पुष्टि की। ये सोचते हुए एकांत के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने मासीन से कहा, क्या आप भी श्री एकांत की प्रशंसा करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मासीन ने सिर हिलाया। आप श्री एकांत से मिलने के लिए रक्तरेखा मीनार जाना चाहते हैं, है ना? लेकिन श्री एकांत ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई भी मिल सके। एकांत ने माथे पर शिकन डाली। मासीन ने भौहें चढ़ाईं। यह आदमी इतना धीमा क्यों है? ये कैसा रहेगा? अगर तुम मेरे एक हमले को झेल सकते हो तो मैं तुम्हें श्री एकांत के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें श्री एकांत के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। मैं उनका निजी अंगरक्षक हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एकांत ने अपने सामने अजनबी को जांच के साथ देखा। जरूर, मासीन ने सिर हिलाया। उसने फैसला किया था कि जैसे ही उसे एकांत के बारे में पता चलेगा, वह इस तांत्रिक को मार देगा। कितना परेशान करने वाला तांत्रिक! एकांत थोड़ा दूर उड़ गए। मासीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह एक चरम प्रकाश चंद्र था, तो क्या हुआ अगर उसने इस छोटे तीसरे चक्र के तांत्रिक से एक हमला लिया? हालांकि उसने फिर भी थोड़ा दिखावा किया। एक गहरे बैंगनी और रक्त लाल अवरोध उसके सामने बन गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दूर के एकांत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मुझ पर हमला करो। अध्याय 384 पूरी ताकत का वार। उसने कभी ऐसी बेशर्म मांग के बारे में नहीं सुना था। एकांत इलीक ने अपनी भौहें उठाईं। अगले ही पल एकांत ने एक गहरी सांस ली। एक पल में उनकी रक्तरेखा सीमा तक भड़क उठी और उन्होंने सीधे विस्फोटक रक्त का तीसरा स्तर सक्रिय कर दिया। उनके रक्तसार से बना रक्त कोहरा एकांत को ढक लिया। एकांत ने महसूस किया कि वह शक्ति से भर गए हैं। मासीन क्विंट मर्सिन क्विंट ने तुच्छता से हंसा। अगले ही पल एकांत के हाथ में घनी काली छाया ऊर्जा का एक पुंज तेजी से इकट्ठा हुआ। यहाँ तक कि जो रक्तसार अभी अभी उमड़ा था, उसने भी छाया को लपेट लिया और छाया और भी घनी हो गई। मासीन की आंखें चौड़ी हो गईं। खतरे का एक एहसास, घातक खतरे का एक एहसास। इस रक्तसार के साथ उन्होंने आखिरकार एक बहुत गंभीर समस्या पर ध्यान दिया। उनके सामने का बच्चा एक दिव्य तांत्रिक सेलेस्टियल वॉलॉक था और वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था। ठीक नहीं, मासीन के रोमछिद्र बड़े हो गए और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि छाया बस विस्फोट होने वाली थी। उसके सामने की गहरी बैंगनी छाया तुरंत घनी हो गई। इस पल उसे बेहद पछतावा हो रहा था। उसने ऐसे हास्यास्पद दांव में भाग क्यों लिया? अगले ही पल छाया ड्रैगन की सांस, शैडो ड्रैगन्स ब्रेथ, सक्रिय हो गई। जो छाया चरम तक संघनीभूत हो गई थी, वह इस पल एक गुप्त तकनीक के समर्थन से नीचे उतरी। एक काली छाया हवा में चाप की तरह गुजरी, जैसे कोई विश्व विनाशक प्राकृतिक आपदा हवा के पार जा रही हो। दर्जनों मीटर मोटी छाया प्रकाश का एक स्तंभ दिखाई दिया और सीधे गहरी बैंगनी ढाल के संपर्क में आया। हालांकि ढाल का कोई असर नहीं हुआ और वह छाया में पिघल गई। मासीन की आंखें बाहर निकलने वाली थीं, लेकिन अगले ही पल वह छायाओं में पिघल गया। मासीन को मारने के बाद प्रकाश की किरण नहीं रुकी। ये हवा में दर्जनों किलोमीटर तक गुजरी और हजारों मीटर ऊंचे एक पहाड़ से टकरा गई। एक धमाके के साथ पहाड़ तुरंत शून्यता में बदल गया। छाया की शक्ति से पहाड़ चकनाचूर हो गया। एक विशाल आवाज सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गई, जिसके साथ एक भूकंप भी आया। घूंट! एकांत ने इस दृश्य को देखते हुए अपने होंठ भींचे। उन्होंने फिर से पर्यावरण को नष्ट कर दिया। 100 साल की उम्र खोना अभी भी स्वीकार्य था। कीमत बहुत कम थी। जहां तक मासीन की बात थी, एकांत ने अपना हाथ बढ़ाया और शून्य से एक आत्मा को बाहर निकाला। एकांत ने उसे महसूस किया। 10 सेकंड बाद एकांत को समझ आ गई। तो बात यह है, अष्टभुजी नाग परिवार। लगता है मैंने गलत व्यक्ति को नहीं मारा। एकांत ने आह भरी। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ये तांत्रिक वास्तव में अष्टभुजी नाग परिवार का एक तांत्रिक था। ऐसा लगता है कि उनकी खबर फैल गई थी, अन्यथा उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं होता। जहां तक उस जानकारी की बात थी जिसे वह फैला रहे थे, वह अष्टभुजी नाग रक्तरेखा के साथ समस्या के बारे में थी। बस दुख इस बात का है कि एक प्रकाश चंद्र ऐसे ही मर गया। मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एकांत को थोड़ा पछतावा हुआ। हालांकि ये कहना गलत था।
कम से कम उन्होंने विस्फोटक रक्त तकनीक के तीसरे स्तर द्वारा बढ़ाई गई रक्तरेखा शक्ति की शक्ति का परीक्षण किया था। उनके पास एक बुनियादी विचार था, ये वास्तव में बहुत मजबूत था। एकांत के पास एक और अंतिम उपाय ट्रम्प कार्ड था। लेकिन हमें जल्दी से निकलना होगा। एकांत ने दूर देखा। तांत्रिक पहले ही पहुंच रहे थे। वह खोजे जाना नहीं चाहते थे। भागो, भूकंप और अफवाहें, अर्थक्वेक एंड रूमर्स। जल्द ही तांत्रिकों का एक समूह पर्वत शिखर पर पहुंच गया। यह क्या है? मुझे क्यों याद है कि यह एक पहाड़ था? एक तांत्रिक ने अविश्वास में अपना मुंह खोला। मैंने कुछ समय पहले यहाँ एक उच्च स्तरीय राक्षसी पौधा पाया था। मैं कुछ दिनों में आने की सोच रहा था, लेकिन धिक्कार है, मैं कुछ दिनों से यहाँ नहीं आया हूँ और पहाड़ गायब हो गया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं। इतना विशाल पहाड़ अचानक गायब कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। तांत्रिकों ने जोश से चर्चा की। हर कोई एक गंभीर भाव पहने हुए था। सभी ने तेज आवाज सुनी थी जो स्वर्गीय दंड की तरह लग रही थी, लेकिन उनके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से परे था। 1000 मीटर ऊंचा एक पहाड़ ऐसे ही गायब हो गया, केवल मलबे का एक ढेर छोड़कर। यह मौजूद तांत्रिकों की कल्पना से परे था। वास्तव में वे अकेले नहीं थे। जैसे ही पहाड़ ढहा, इससे सीधे एक भूकंप आया। इस पल सावन पर्वत श्रृंखला के पास के शहरों में हर कोई घबराहट में अपने घरों से बाहर भागा। सड़कों पर खड़े होकर सभी ने झूलते हुए शहर को देखा। कई क्षेत्रों में कई घर ढह गए थे। कई तांत्रिक स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक पृथ्वी तात्विक रक्तरेखा वाले तांत्रिकों की बात थी, उन्होंने घरों को गिरने से रोकने की पूरी कोशिश की। अंत में इस भूकंप में लगभग कोई नहीं मरा, लेकिन इसने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ भूकंप क्यों आया? वास्तव में क्या हुआ? कई तांत्रिकों ने जल्दी से इस खबर को अपने गुटों के ऊपरी तबके तक फैलाया। साथ ही पर्वत शिखर के गायब होने का मामला भी था। एक समय के लिए अनगिनत तांत्रिक इस मामले की जांच में व्यस्त थे। उन्हें यह नहीं पता था कि झटके उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर थे। अमृत परिवार ने भी झटकों की एक लहर का अनुभव किया। शक्ति महान नहीं थी, लेकिन इसने फिर भी कई लोगों को हैरान कर दिया। मंदिर में स्वामी, भूकंप रक्तरेखा मीनार की ओर से आता हुआ लगता है। केनन ने सरोज को रिपोर्ट किया। रक्तरेखा मीनार। सरोज ने सिर हिलाया। हाँ कुलपति, क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है? केनन ने फिर से पूछा। रहने दो, चलो बस ये सोचते हैं कि अपनी समस्या से कैसे निपटें। हमने इस बार अष्टभुजी नाग परिवार को नाराज किया है। हमने बहुत सारे संसाधन खो दिए हैं। ये सोचते हुए सरोज ने गहरी आह भरी। इन दिनों उनके परिवार के लिए मुश्किल समय था। कई गुट अष्टभुजी नाग परिवार से सतर्क थे, इसलिए उन्होंने उनसे संपर्क तोड़ दिया। कमजोरों को धमकाना और मजबूतों से डरना। सरोज ने अपने दांत पीसे, लेकिन उनका चेहरा लाचारी से भरा हुआ था। इस पल दरवाजा अचानक खुला और सायमन उत्साह से अंदर आया। उसने दूर सरोज पर चिल्लाया, श्रीमान, हमारे पास संसाधनों का एक नया स्रोत है। क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सरोज अविश्वास में अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ये सच है कुलपति। रक्तरेखा मीनार ने हमारे साथ एक आंशिक संबंध स्थापित किया है और गोल्डन सिकाडा ट्रेड यूनियन और चाम मैंशन भी इसमें शामिल हैं। सायमन ने कहा। धड़ाम। सरोज अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, यह महसूस करते हुए कि जो चट्टान हाल ही में हवा में लटक रही थी, वह आखिरकार जमीन पर गिर गई थी। रक्तरेखा मीनार के लिए एक संबंध स्थापित करना सामान्य था, लेकिन गोल्डन सिकाडा ट्रेड यूनियन और चाम मैंशन का उनसे कोई लेना देना नहीं था। वह जानता था कि उसे इसके लिए किसे धन्यवाद देना है। श्री एकांत। सरोज कृतज्ञ थे। इन गुटों की मदद से शायद अमृत परिवार और आगे बढ़ सकता था। शायद एकांत के सामने झुकना एक दुर्लभ लाभ था। श्रीमान, सावन पर्वत के पास एक ऊंचा पहाड़ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भूकंप आ गया है। ये सीधे चकनाचूर हो गया होगा। संदेह है कि एक बहुत उच्च स्तरीय तांत्रिक नजदीक आया है। जादूगर मीनार में, गिरीश ने एकांत को रिपोर्ट किया। ओह, ऐसी बात वास्तव में हुई? एकांत ने कहा, हमें इसकी ठीक से जांच करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बार वह गुप्त रूप से बाहर गए थे। किसी को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं होना चाहिए। श्रीमान, मैं जांच के लिए किसी को भेजता हूँ। गिरीश गंभीर हो गए। उन्होंने मूल रूप से संदेह किया था कि यह श्री एकांत थे, लेकिन अब ऐसा लगा कि वह नहीं थे। हम बहुत ज्यादा कर्मचारियों और संसाधनों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
शायद ये सिर्फ एक उच्च स्तरीय तांत्रिक गुजर रहा था। अगर तुम वास्तव में पता लगाते हो तो इससे वह नाखुश हो सकता है, एकांत ने याद दिलाया। जी श्रीमान, गिरीश ने सिर हिलाया, फिर एकांत को देखा और कहा, श्रीमान, एक और अच्छी खबर है। ओह, ग्रासी भूमि मूल रूप से तैयार है। अब आप जा सकते हैं, गिरीश ने कहा। एकांत की आंखें चमक उठीं। अध्याय 385 पहाड़ी खिल। ग्रासी भूमि ग्रासी लैंड में रहने में सक्षम होने वाला सबसे खुश व्यक्ति निश्चित रूप से एकांत एली नहीं, बल्कि पहाड़ी खिल थी। जिस क्षण गिरीश ग्लेंट ने ये कहा, गुप्त क्षेत्र में पहाड़ी की शाखाएं और पत्तियां तुरंत खड़ी हो गईं, जिससे उत्साह की एक मजबूत भावना उत्सर्जित हुई। पहाड़ी के बदलाव को महसूस करते हुए एकांत ने अपना सिर ऊपर उठाया और गिरीश से कहा, चूंकि यह हो गया है तो मुझे देखने के लिए ले चलो। जी मेरे स्वामी, गिरीश ने सिर हिलाया। वे दोनों जादूगर मीनार मेज टावर से निकले और पहाड़ के पीछे की ओर चलने लगे। वे जल्द ही घाटी में पहुंचे। घाटी में रास्ते का अनुसरण करते हुए गुप्त क्षेत्र एक बार फिर एकांत की आंखों के सामने प्रकट हुआ। ग्रासी भूमि अभी भी वैसी ही थी, लेकिन कुछ महीने पहले की तुलना में यहाँ के बदलाव बहुत महान थे। ये गुप्त भूमि नदी द्वारा दो पक्षों में विभाजित थी। वन पक्ष में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दूसरी ओर के मैदानों में बहुत बदलाव आया था। पूरे मैदानी क्षेत्र को साफ कर दिया गया था। मूल रूप से बड़े खरपतवारों को हटा दिया गया था और उन्हें जादुई दवा के खेतों में बदल दिया गया था। अधिकांश जादुई पौधों को यहाँ प्रत्यारोपित किया गया था। केंद्र क्षेत्र में एक जादूगर मीनार थी। इसके चारों ओर कई नई प्रयोगशालाएं भी थीं। श्रीमान, ये नवनिर्मित आधार है। आप क्या सोचते हैं? गिरीश ने पूछा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, एकांत ने सिर हिलाया। वह पहले से ही इस जगह को अपने निवास के रूप में पाकर बहुत संतुष्ट थे। तो श्रीमान, आइए अंदर चलें और देखें। गिरीश हंसे। जरूरत नहीं, एकांत ने सिर हिलाया। उन्होंने इन भवनों के कई विवरणों में भाग लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अंदर क्या चल रहा है। इस पल, जैसे ही वे दोनों जादूगर मीनार के पास पहुंचे, एक आकृति उड़कर आई। मेरे स्वामी, निखिल ने आदरपूर्वक कहा। इन कुछ दिनों के बाद वह पहले ही तारों के स्तर तक पहुंच चुके थे। तुम्हारी रफ्तार बुरी नहीं है, एकांत ने सिर हिलाया। अचानक एक मच्छर की मुलायम आवाज एकांत के कानों में गूंजी। उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में गुप्त क्षेत्र से थी। पहाड़ी और इंतजार नहीं कर सकती थी। हम लगभग पहुंच गए हैं, एकांत ने अपने होंठ भींचे, फिर उनकी ओर मुड़े और कहा, मीनार पर वापस जाओ। जी। गिरीश भ्रम में कुछ कदम पीछे हट गए, जबकि निखिल ने कुछ अनुमान लगाया। एकांत ने एक गहरी सांस ली और अपनी चेतना को गुप्त क्षेत्र में भेजा। पहाड़ी, जिसने एकांत की चेतना को महसूस किया, और भी खुश थी। अनगिनत शाखाएं बेतरतीब ढंग से फैल गईं, जिससे एक जीवन ऊर्जा उत्सर्जित हुई जो पूरे गुप्त क्षेत्र में फैल गई। स्पष्ट रूप से वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इंतजार के लिए क्षमा, एकांत ने माफी मांगी। अगले ही पल एकांत के स्थान से 1 दर्जन मीटर के भीतर की जमीन आकाश में उड़ने लगी। अनगिनत जड़ें खुली हुई थीं, जो एक विशाल गेंद में आपस में गुंथी हुई थीं। बाहर, एकांत की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल बाहरी दुनिया में एक पेड़ जो लगभग 30 मीटर ऊंचा था, एकांत के सामने हवा में तुरंत प्रकट हुआ। यह एक विभिन्न की तरह दिखता था, लेकिन इसकी शाखाएं लंबी थीं। तने से अनगिनत शाखाएं फैली हुई थीं और फिर अनगिनत शाखाएं उगईं। अनगिनत हरी पत्तियां उगीं, जिससे एक घनी जीवन ऊर्जा निकली जो तुरंत सैकड़ों मीटर दूर तक विकिरण कर गई। यह क्या है? गिरीश का मुंह चौड़ा खुला था। हालांकि उनके सामने का पेड़ एक मजबूत तेज उत्सर्जित नहीं कर रहा था, लेकिन जो जीवन ऊर्जा यह उत्सर्जित कर रहा था, वह ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने चौथे चक्र से नीचे के जीवों में कभी नहीं देखा था। वह आखिरकार बाहर आ गई। दूसरी ओर निखिल भावनाओं से भरा हुआ था। वह स्वामी के साथ जुड़ने वाला पहला अधीनस्थ था, लेकिन स्वामी के अनुसार पहाड़ी का अस्तित्व उससे कहीं पहले था। वह भी बहुत उत्सुक था कि आगे क्या रोचक बदलाव होंगे। पहाड़ी, ग्रासी भूमि के दूसरी ओर जाओ। जमीन पर एकांत पहाड़ी को आदेश दे रहे थे। पहाड़ी भी बहुत आज्ञाकारी थी। वह सीधे वन के दूसरी ओर उड़ गई। इस प्रक्रिया के दौरान वन में मिट्टी सिकुड़ने लगी और पेड़ों की जड़ें लुढ़क गईं। पलक झपकते ही अनगिनत पेड़ों ने केंद्र में एक विशाल खाली जगह बना दी, मानो वे अपनी रानी का स्वागत कर रहे हों। पहाड़ी उस क्षेत्र में उतर गई और अनगिनत जड़ें तुरंत उसमें घुस गईं। बस इतना ही।
गिरीश की आंखों में उत्सुकता भरी थी। बिल्कुल नहीं, एकांत ने सिर हिलाया। उनकी धारणा में पहाड़ी का तना एक विशाल मात्रा में ऊर्जा को दबा रहा था, जो पिछले 2000 वर्षों में जमा हुई थी। हवा। इस पल गिरीश ने अपना हाथ उठाया और हवा का एक झोंका अपनी उंगलियों से गुजरता हुआ महसूस किया। नहीं, यह विशाल मात्रा में काष्ठ तत्व वुड एलिमेंट है जो हवा को चला रहा है। गिरीश ने अपनी आंखें चौड़ी की और दूर पहाड़ी को देखा। वन में पहाड़ी की ऊंचाई को आसपास के पेड़ों की तुलना में केवल सामान्य माना जा सकता था। हालांकि इस पल अनगिनत हरे बिंदु इन पौधों के शरीरों से बाहर तैर रहे थे और पहाड़ी के पास आ रहे थे। वास्तव में ये सिर्फ ये पौधे ही नहीं थे, बल्कि आसपास के सभी पौधे, या यहाँ तक कि दूर के भी। एकांत ने अपना सिर ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखा। एक हरा सागर बन रहा था। ये बड़ी संख्या में काष्ठ तत्वों के अभिसरण से बनता था। एकांत का शरीर तेजी से ऊपर उठा और उन्होंने कुछ 100 मीटर की ऊंचाई से चारों ओर देखा। इस पल रक्तरेखा मीनार की पर्वत श्रृंखला में पौधों से अनगिनत हरी रोशनी बाहर उड़ गई, जो दर्जनों किलोमीटर को ढक रही थीं। दूसरी ओर भी अलग नहीं था। कई लोग इस दृश्य को हैरानी में देख रहे थे। क्या हुआ? एक तांत्रिक शहर की दीवार पर खड़ा था और आकाश में सागर जैसे काष्ठ तत्वों को देख रहा था। वे सभी दूर पहाड़ के पीछे जा रहे थे। वह ग्रासी क्षेत्र लगता है। उसके बगल में एक तांत्रिक ने बड़बड़ाया। ग्रासी भूमि कोई रहस्य नहीं थी। लगता है कुछ बड़ा हुआ है। अन्य तांत्रिक असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि यह एक अच्छा बदलाव था या नहीं। क्या वह दिव्य क्षेत्र सेलेस्टियल रेल्म में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है? यहाँ तक कि एकांत भी अपने सामने के दृश्य से हैरान थे। उन्होंने कुछ हलचल की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें इतनी अतिरंजित होने की उम्मीद नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, पहाड़ी इसे इतने लंबे समय से अंदर दबाए हुए थी। लेकिन अब समय हो जाना चाहिए। एकांत ने आकाश की ओर देखा। जरूर। अगले ही पल उन्होंने हरे सागर को जमीन पर पहाड़ी की ओर बहते हुए देखा। यह ऐसा था जैसे स्वर्गीय नदी मानव दुनिया में बह रही हो। ये बेहद शानदार था। इस बीच जो काष्ठ तत्व वापस आ रहे थे, वे सीधे पहाड़ी की ओर इकट्ठा हो रहे थे। घना काष्ठ तत्व जो लगभग द्रवीभूत हो चुका था, उसने पहाड़ी को ढक लिया और उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। उसका तेज भी बढ़ रहा था। पहले चक्र की सीमा, दूसरा चक्र, दूसरे चक्र की सीमा, तीसरा चक्र। बस एक दर्जन सेकंड में पहाड़ी का तेज 3 वलयों की सीमा तक पहुंच गया था और यह नहीं रुका। ऐसा लगा कि यह जारी रहने वाला था। पहाड़ी, अब रुकने का समय आ गया है। तुमने पर्याप्त संचय नहीं किया है। इस पल एकांत ने दूर से बोला। वह पहाड़ी की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। जब वह तीसरे चक्र की सीमा तक पहुंची, तो उन्नयन का समाप्त होने का समय आ गया था। पहले चक्र से चौथे चक्र तक तोड़ना लगभग असंभव था, क्योंकि वे 2 पूरी तरह से अलग स्तर थे। अपने पिता की आवाज़ सुनकर पहाड़ी की प्रगति धीरे धीरे रुक गई। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी अपने बूढ़े पिता की सुनती थी। ये तीसरे चक्र की सीमा है। इस पल गिरीश हैरान थे। बस एक दर्जन सेकंड में एक पेड़ पहले चक्र से तीसरे चक्र की सीमा तक तोड़ चुका था। यह उनकी विश्वदृष्टि के लिए एक झटका था। बस ऐसे ही समाप्त हो गया? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, एकांत ने सिर हिलाया। उनकी आंखें कभी ढीली नहीं पड़ीं। हालांकि पहाड़ी का तेज बदल गया था, उसकी स्थिति वही रही। अगला कदम उसकी स्थिति को बदलना था। शायद कुछ बड़ा फिर से होने वाला था। द स्टोरी कंटिन्यूज विद द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिल। पहाड़ी के अंतिम परिवर्तन में क्या होगा? क्या आप जानना चाहेंगे?